गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौर और मैं हूं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और इस वक्त मौसम का भी लुत्फ ले रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी का भी लुत्फ ले रहे होंगे। और सुबह सुबह उठना अच्छी आदत होती है, तो सुबह उठ के जो हवा होती है उसका भी लुत्फ लिया करें। उससे एक तो दिन भी अच्छा गुजरता है, ताजगी हो जाती है, और दूसरा एक और मैंने चीज़ सोची कि अक्सर हम लोग लेट सोते हैं, इस वजह से सुबह उठने में हमें प्रॉब्लम होती है और हमें ये लगता है कि हमारी नींद नहीं पूरी होती, सुबह उठना पड़ जाता है जल्दी जल्दी। तो इस दफा मैंने बहुत जल्दी अच्छा एक मैं चीज ऐड करती हूँ। कहा जाता है जैसी कौम वैसे हुक्मरान, या जैसे हुक्मरान वैसी कौम। तो हमारे हुक्मरान जो है वो सुबह सवेरे उठ जाते हैं। अभी आज सुबह से जो आप एक्टिविटी देख रहे होंगे, आपको पता लग गया होगा कि हमारे वजीर आजम जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो बहुत अर्ली उठते हैं, अर्ली राइजर है हमेशा से, एंड ही इज वेरी एक्टिव। आज सुबह सवेरे उन्होंने इतने सारे इफ्तिताह कर दिए कि मैंने सोचा वन बाय वन पहले वो सो रही थी। सीरियसली जब हम आए हैं तो उससे पहले इफ्तिताह हो चुके थे। और वैसे नॉर्मली यही होता है कि सुबह सवेरे उनके मामूलात का आगाज़ हो जाता है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत अर्ली स्टार्ट होती हैं, क्योंकि हमारे पीएम जो है वो माशाल्लाह से अर्ली राइजर भी हैं और साथ ही साथ एक्टिव भी हैं। एक चीज नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन आज इफ्तिताह हुए। लेकिन सबसे पहली चीज आपको बताते चलें कि वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 7th एवेन्यू इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया है। और ये श्रीनगर हाईवे पर ये मंसूबा बनाया जाएगा, जिसका ये मकसद होगा कि सेक्टर G7 और सेक्टर G6, अब इस्लामाबाद के रिहायशियों को ये अच्छी तरीके से समझ आएगी चीज, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ पर जो आते रहते हैं उनको समझ आएगी। सेक्टर G7 और सेक्टर G6 को आपस में मिलाने वाला ये मंसूबा है। और 7th एवेन्यू इंटरचेंज के 4 लूप हैं, जबकि श्रीनगर हाईवे पर ओवरहेड ब्रिज की लंबाई 1700 मीटर है। और ये मंसूबा शहर की खूबसूरती और ट्रैफिक की रवानी में मददगार साबित होगा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक और मंसूबा जिसका आज इफ्तिताह कर दिया गया है वो है 11th एवेन्यू। ये बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी रोड है ये, जिसका आज इफ्तिताह किया गया है। और 11th एवेन्यू के बारे में मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बहुत अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे। ये जनाब 11th एवेन्यू जिसका आज बाज़ाब्ता संग बुनियाद रखा गया है, ये है 7.2 किलोमीटर शाहराह का मंसूबा है। 2 मराहिल में इसको कंप्लीट किया जाएगा। 3 रोया शाहराहों की लागत का तखमीना 9 अरब रुपए लगाया गया, और मंसूबे का पहला मरहला 12 माह की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। और अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं 12 माह, तो इसका मतलब है कि 12 से 8 तो हो सकते हैं, 12 से ऊपर नहीं जा सकते। तो लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह जल्दी ये भी मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा। ये बिल्कुल जी, आप लोग देख सकते हैं। और ये 11th एवेन्यू का बाकायदा तौर पर संग बुनियाद रख दिया गया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि एक और इफ्तिताह हुआ। और अक्सर हम लोग ये सोचते थे कि आम जो ट्रैफिक हमारी चल रही है, लोकल ट्रांसपोर्ट है या शहरियों की गाड़ियां हैं या उसके अलावा कुछ भी ट्रांसपोर्ट है, तो वो वहां पर चल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला मसाइल होता था सामान की तरसील के लिए और उनकी रसद के लिए, एक जगह से दूसरी जगह के लिए। और अक्सर ट्रैफिक में ट्रक फंस जाते थे, जिसकी वजह से सारा दिन उनको खड़ा रहना पड़ता था। तो इसीलिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कैप्टन कर्नल शेर खान एवेन्यू का भी इफ्तिताह कर दिया है। और 9.8 किलोमीटर तवील रोड का आगाज फैजाबाद से होता है, जो पीर बधाई मोड़ से जा मिलता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर वाक़ ये शाहराह भारी ट्रैफिक के जरिए सामान की रसद और तरसील का भी अहम जरिया है। और पैदल गुजरने वालों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ओवरहेड पुलों की तामीर भी मंसूबे में शामिल है, ताकि लोग इजीली क्रॉसिंग कर सकें। हैवी ट्रैफिक की मूवमेंट है नीचे से, और अक्सर ये होता है कि हैवी ट्रैफिक की मूवमेंट की वजह से ट्रक की ब्रेक लगाना भी पॉसिबल नहीं होता, और ब्रेक अगर लग जाए दोबारा से ट्रक को एक रवानी में लेकर आना मुश्किल होता है। तो ताकि उन जो ट्रैफिक नीचे ऑनगोइंग है उनको भी ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, और लोग अगर क्रॉस करना चाहते हैं तो ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, ये जो नाम की तब्दीली थी, ये महज तब्दीली नहीं थी, सिर्फ नाम बदलना मकसद नहीं था। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जो कौमें अपने शोहदा और गाजियों को याद रखती हैं वही हमेशा कामयाब होती हैं। और IGP रोड को कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के नाम से मंसूब करने का जब उन्होंने ऐलान किया, तो उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में जो नाकिस मंसूबा बंदी हुई, चीज़ों को डिले किया गया, जिसमें एक ये भी मंसूबा था जिसमें ताख़ीर हुई, लेकिन मंसूबे की तकमील पर वज़ीर दाखिला, चेयरमैन CDA हनीफ अब्बासी साहब और दीगर हुकाम को वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद भी दी है, क्योंकि नो डाउट एक बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग थी वो कंप्लीट हो रही हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी जो कि मौजूदा हुकूमत के आने के बाद फ़ौरन से पहले कंप्लीट हुई, क्योंकि वो कहते थे ना कि अब काम होगा शहबाज स्पीड से या पाकिस्तान स्पीड से। तो अब स्पीड जो है वो बहुत क्विक हो चुकी है सारी चीज़ों की। जितनी चीज़ों की तकमील हमने देखी और जितनी अभी पेंडिंग है उनको भी हम देखेंगे कि बहुत जल्द वो अपनी कंप्लीशन की तरफ जाएंगी। और तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर आज वज़ीर आज़म ने अपने ख्यालात का भी इज़हार किया था। और उन्होंने कहा कि शोहदा और गाजियों को हमेशा याद रखना चाहिए, और ये जो ऑनगोइंग सिचुएशन है इसमें तो खास तौर पर याद रखना चाहिए।
ख़वातीनो हज़रात, अब मूव करते हैं उस खबर की तरफ जो इस वक्त चर्चा है सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तमाम चैनल्स पे, और वो है बिपरजॉय के हवाले से और वेदर कंडीशन जो इस वक्त फेस की जा रही है। कराची में तेज़ आंधी और तूफ़ान अभी से कल से आना सिलसिला शुरू हो गया और कल तक की अपडेट के मुताबिक तकरीबन 450 किलोमीटर दूर था बिपरजॉय और परसों 650 किलोमीटर दूर था। तो अब क्या सिचुएशन होगी ये हम लोग बिल्कुल जानेंगे, लेकिन सिचुएशन ये है कि कल जो वीडियोस हमारे सामने आ रही थी उनके मुताबिक किसी एक बस से बनाई हुई वीडियो थी, उसमें बाकायदा तौर पे देखा जा रहा था कि इतनी तेज आंधी थी कि आपको कुछ नहीं नजर आ रहा था, एक रक्षा उड़ते हुए मुझे नजर आया। फिर उसके अलावा मैंने कुछ ये देखें, ये मनाज़िर अच्छा, आपके आज सामने सवेरे इस वक्त नजर आ नजम रहे हैं। एनडीएमए की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया, तमाम लोगों के मोबाइल पे मैसेज आया होगा कि साहिली इलाके में जाने से गुरेज करें, साहिल के करीब जाने से गुरेज करें। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि तमाम लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे हर कीमत पर, हर सूरत में, और उसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। अच्छा, आपको ये पता है नजम के नाम किसने रखा था? ये जो बिपरजॉय का नाम है ये बांग्लादेश की तरफ से रखा गया है इस बार, और इसका मतलब होता है बड़ी तबाही। तो ये जो साइक्लोन बन रहा था, जो सूरत हाल में बनती हुई नजर आ रही थी, उसके बारे में अभी के अपडेट्स मेरा ख्याल है जान लेते हैं। हमारे रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल जी, हमारी रिपोर्टर नौरीन नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, बताइएगा क्या सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है? नौरीन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नौरीन, आप बताइएगा कि इस वक्त कल की जो रिपोर्ट्स आ रही थी और कल जो वीडियोस दिखाई जा रही थी उसमें मुताबिक बाकायदा तौर पर जो देख रहा था मैं उसका ओवरव्यू ड्रोन के, उसमें दिखाया जा रहा था कि बहुत सारी ऐसी सूखी ज़मीनें हैं जो बह चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां तक पानी पहुंच चुका है। तो नौरीन, इस वक्त रियल ग्राउंड सिचुएशन क्या है? जी, ये जो साइक्लोन है ये अब तकरीबन कराची के जनूब से जो है वो तकरीबन 360 किलोमीटर के फासले पर रह चुका है और ठट्टा से इसका फासला जो है वो 355 किलोमीटर है, जबकि केटी बंदर से 300 किलोमीटर के फासले पर है। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त कराची में 12 से 14 नॉटिकल माइल्स के से जो है ना हवाएं तेज़ जो है वो चल रही हैं, और जो तूफ़ान है, साइक्लोन है, उसके एतराफ़ में जो है वो 120 से 140 और 170 तक किलोमीटर पर आर के हिसाब से हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़ हैं। इस वक्त कराची में भी यही सूरत हाल है, और जिस तरह ये फासला जो है वो कम होता जा रहा है, मज़ीद हमें उसके असरात भी नुमायाँ हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं 2 दरिया पे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी लहरें जो हैं वो उठ रही हैं, ऊंची ऊंची लहरें, और यही बताया जा रहा है कि जो तूफ़ान के तरफ में लहरें हैं वो 30 फुट तक भी ऊंची उठ रही हैं। और इसके पेश नज़र बहुत सारे इक़दामात किए गए हैं, और ये आज इसके हवाले से ये पेशगोई की गई है कि ये शुमाल की जानिब अभी तक बढ़ रहा था, अभी ये थोड़ा सा स्लाइटली जो है इसकी सिमत तब्दील होगी, जिसके बाद ये शुमाल मशरिक़ का रुख करेगा और केटी बंदर की जानिब जो है वो इसका रुख होगा, और उसके बाद जो है ये 15 को लैंडफॉल करेगा केटी बंदर के क्रॉस करके, और ये इंडियन गुजरात की तरफ। नौरीन, आप आई होप इस वक्त सेफ जगह पे होंगी, क्योंकि समंदर से ज़ाहिर फासला रखना भी ज़रूरी है। कुछ सोशल मीडिया पे हम खबरें देख रहे थे कि पानी घरों में दाखिल हो रहा है, तूफ़ान बहुत ज़्यादा आया हुआ है कुछ जगहों पे। क्या सिचुएशन रही? जो करीबी साहिली इलाके हैं, कहा जा रहा है वहाँ से तकरीबन 80,000 के करीब लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है हिफाजती इक़दाम के तौर पे। तो आपने क्या सूरत हाल देखी? जी, कराची में इस वक्त इतनी ज़्यादा लहरें उठ रही हैं, लेकिन साहिली पट्टी जो है उस पर पूरे पे ही ये खदशा ज़ाहिर किया गया है कि ये पानी जो है वो जितना ऊपर तक उठ रहा है ये इलाकों में दाखिल हो सकता है। इसके पेश नज़र बहुत ज़्यादा हुकूमती सतह पर इक़दाम किए जा चुके हैं, जिसमें सिविल इंतज़ामिया, पाक फ़ौज, रेंजर्स सभी जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, और ये परसों से ही जो है इनखला जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। लोगों को महफूज मुकामात तक, कैंप्स तक पहुँचाया जा रहा है, तिब्बी इमदादी कैंप्स भी बनाए गए हैं, लोगों को सेफ मुकामात तक ले जाया जा रहा है। ऐसे साहिली पट्टी पर जो मकीन हैं, इलाका मकीन, उनको वहाँ से दूर जो है वो कैंप्स बनाए गए हैं जहाँ पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है, और ये सिलसिला जारी है। इसके अलावा शहर में जो बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं उसके पेश नज़र बिल बोर्ड्स भी उतारे गए हैं, और ऐसी इमारतें जो ज़ेर तामीर हैं उनके यहाँ से भारी मशीनरी और तमाम तर मशीनरी जो है वो निकाली जा चुकी है, ताकि किसी भी हवा तेज़ होने की सूरत में या
तेज़ मूसलाधार बारिशों की जो पेशगोई की गई है, उस सूरत में कोई भी हादसा पेश ना आए, मुमकिन तौर पर इन सारी चीज़ों के इक़दामात किए जा चुके हैं और काफ़ी हद तक किए जा रहे हैं। कराची में 500 से ज़ायद मखदूश इमारतें भी हैं जिन्हें ये डिक्लेयर किया जा चुका है और उन इमारतों को भी खाली करवाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई हादसा पेश ना आए। एमरजेंसी नाफिज की गई है। इस वक्त सी व्यू पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोई लोग नहीं है, उसकी यही वजह है कि दफ़ा 144 नाफिज की जा चुकी है ताकि कोई भी शहरी जो है वो यहाँ का समंदर का रुख ना करे, साहिल समंदर का, लोग यहाँ से दूर रहें। इसके तरफ के जो रास्ते हैं वो सारे बंद किए जा चुके हैं, लोगों को एहतियात बरतने को बोला गया है, जबकि माहीगीरों के लिए भी 17 जून तक जो है वो अलर्ट जारी किया गया है कि वो 17 जून तक माहीगीरी से इज्तनाब बरतें, इस खुले समंदर में ना जाएं ताकि किसी भी सूरत में जो है कोई हादसा पेश ना आए। और इस वक्त बहुत ऊंची लहरें उठ रही हैं जिसकी वजह से ये हवा भी आप देख सकते होंगे कि बहुत तेज़ है और यहाँ पर जो है वो शहरी का दाखिला बिल्कुल बंद है। बिल्कुल। अच्छा नौरीन, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये बताइएगा कि कल परसों तक ये एक्सपेक्टेशन थी, परसों तकरीबन 650 किलोमीटर दूर, कल तकरीबन बताया जा रहा था कि 400-450 किलोमीटर तक दूर था, लेकिन आज चूंकि 14 जून है और आज की एक्सपेक्टेड डेट थी कि आज के दिन इसने कराची के ईस्ट कराची वाली साइड पर टकराना है साहिल से, तो अब तक की अपडेट के मुताबिक कितने किलोमीटर का फासला अंदाजन रह गया है और कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये ईस्ट कराची या कराची की पट्टी पे बाकायदा तौर पर पहुंच जाएगा और फिर कितने दिन लगेंगे इसको यहाँ से इवैक्यूएट होने में? जी, ये तकरीबन 360 किलोमीटर इस वक्त दूर है कराची के साहिल से और ये शुमाल की जानिब जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अपनी सिमत जो है वो तब्दील करेगा और ये तब्दील करके शुमाल मशरिक की जानिब मूव करेगा जो कि केटी बंदर की तरफ की सिमत है और उसके बाद लैंडफॉल करेगा 15 तारीख को केटी बंदर से आगे इंडियन गुजरात की तरफ। कराची के साहिल की तरफ ज़रूर रुख था, लेकिन ये स्लाइटली इसका जो है रिकर्व होगा, यानी इसकी सिम तब्दील होगी और इस वजह से, लेकिन कराची पर इसके असरात जो है ये क्योंकि बहुत ही इंतहाई शदीद साइक्लोन बना था जो कि उसकी जो शिद्दत है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इसके असरात जो है वो काफ़ी नुमायाँ हैं। कराची के साहिल पे भी इस असरात काफ़ी नुमायाँ हैं और कराची के जो पेशगोई की गई है कराची के लिए कि ये यहाँ से तो मूव करके केटी बंदर की तरफ चला जाएगा और वहीं लैंडफॉल करेगा, लेकिन कराची के साहिल पर ऊंची लहरें उठ सकती हैं और ये ऊंची लहरें जो हैं ये पानी जो है वो दूसरे इलाकों में भी दाखिल हो सकता है, लेकिन यहाँ के आसपास जो है एरियाज़ काफ़ी दूर हैं, लेकिन साहिली पट्टी जो है बाकी इब्राहिम हैदरी की तरफ वहाँ पर इलाका मकीन थोड़े करीब में रहते हैं, उनको सेफ मुकामात तक पहुँचाया जा रहा है ताकि ये जो ऊंची लहरें उठ रही हैं इससे उनको कोई ख़तरा ना हो। इसके अलावा ये जो साइक्लोन है ये अपनी शिद्दत जो है वो थोड़े से कम किए है, लेकिन कराची में जो तेज़ हवाएं चल रही हैं और दीगर इलाकों में उसके असरात नुमायाँ हो रहे हैं। मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है और बहुत तेज़ हवाओं की पेशगोई गई है जिसमें गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नौरीन, हमें अपडेट कर रही थी कराची से वेदर के हवाले से और ये बता रही थी कि हद तक शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है, 350 किलोमीटर का फासला रहता है, लेकिन ये शिद्दत में कमी वाक़ई होना इस बात का सबूत नहीं है कि सब कुछ क्लियर हो गया। अभी भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, वहाँ पर बहुत सारी और एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, उनसे इज्तनाब करें। जिस तरीके से आप लोगों के कराची शहर में आप लोग इस वक्त देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन तूफ़ान की कल परसों से फेस भी की जा रही है, उसके अलावा जो उन्होंने मेंशन किया कि तमाम बिलबोर्ड्स हटा लिए गए हैं, जो इमारतें इस वक्त ज़ेर तामीर थी उनमें से हैवी मशीनरी हटा ली गई है, तो इसका ये मकसद है कि सीरियसनेस है और बाकायदा तौर पर इक़दामात लेने का मकसद है कि आप लोग सूबाई और वफाकी हुकूमत की जो कनेक्टिविटी है, मिलजुल के जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो लायक तहसीन है और सूबाई हुकूमत का रोल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ज़ाहिर है जो सिंध के जो डायनामिक्स हैं उनको सूबाई हुकूमत बेहतर तौर पे समझती है। फिर दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो साहिली इलाके हैं, समंदर के करीब जितने भी इलाके, वो इकनॉमिक एक्टिविटी का भी हब होता है। टूरिज्म के हवाले से देखें, फूड पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, फिर बिल बोर्ड ज़ाहिर है कि शहरों में तो लगे ही होते हैं, लेकिन जो करीबी एरियाज़ हैं वहाँ पर भी होते हैं, साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, उनके गिरने का खतरा होता है। तो
तो इनको हटाना ज़रूरी था और इनको पेश के इकदामात के तौर पे हटा लिया गया था। दूसरा मरहला था लोगों को इवैक्यूएट करने का, वो भी किया गया, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी, बहुत ज़बरदस्त था। और अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, मजीद भी हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं, वो भी हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं, पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन शुरू करते हैं। और कैलिफोर्निया से पहली खबर है, जहां पर एक खानदान को पुराने घर से सफाई के दौरान स्कूल से भरी थैलियां जो है ना, सिक्कों से भरी थैलियां मिली हैं। और ये कहा जा रहा है कि अंदाज़ा जब लगाया गया इन सिक्कों का तो तकरीबन $10,000 के बराबर थे। और ये शुमाली कैलिफोर्निया के जॉन रईस अपनी बेगम के साथ अपने लॉस एंजलिस अपने ससुर के पुराने मकान की सफाई के लिए पहुंचे, तो एक कोने में उन्हें कपड़े की दर्जनों थैलियां मिली। हाय, ये कितना जो है लकी उनके लिए, उनका ससुर का घर। आप सोच रहे होंगे ना, आप सोच रहे होंगे कि मुझे भी किसी कोने से ऐसी थैली मिल जाए जिसमें बहुत सारे सिक्के हो, लेकिन अल्लाह यहाँ जो ऐसी थैलियां सबको दे या ऐसे ससुर सबको दे दोनों में से कोई एक चीज अल्लाह सबको दे। अच्छा, आपने हिरन देखा है? हिरन क्या खाता है? हिरन क्या खाता है? घास फूस खा के जिंदा रहता है ना। अच्छा। वो गोश्तखोर जानवर कहा जाता है कि नहीं है, लेकिन हमारे पास एक खौफनाक वीडियो है जिसमें वो एक सांप को बिल्कुल घास फूस की तरह चबा रहा है, खा रहा है। ओह माय गॉड, बहुत हॉरिबल वीडियो है ये, और देख के मुझे डर लग रहा था, खौफ आ रहा था, लेकिन दिखानी इसलिए ज़रूरी थी कि कुछ जानवर इसलिए भी हमारे इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं कि उन जानवरों को खाएं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो ये एक जानवर अगर दूसरे को खा रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमारे लिए जो चीज़ें नुकसानदेह हैं वो कम हो रही हैं, जो फ़ायदेमंद हैं वो उनको अपने पेट भरने के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये इस पूरे साइकिल को समझने के लिए ये एक पूरी डिबेट है, इस पर हम बहुत सारी बात कर सकते हैं। बिल्कुल जी, कर सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अक्सर लोग ना मुख्तलिफ लोगों की पिक्चर्स बना के उसको वायरल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने देखा कि पॉप फ्रांसिस या जो मशहूर शख्सियात हैं उनको पहले बनाया गया पॉप स्टार के रूप में, और अब उनकी खबर यह है कि एक शख्स, एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने AI का इस्तेमाल करते हुए तमाम ही मशहूर शख्सियात और अमीर तरीन शख्सियात को छोटे बच्चों की शक्ल दे दी। और छोटे बच्चों में वो कैसे लगते अच्छा, होंगे? छोटे बच्चे कैसे लगते होंगे उसको छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो ख़त्म हो जाए, मर जाए, उसकी हड्डियों से कोई चीज़ बना ली जाए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो, कुछ भी हो। कभी आपने सुना है कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम उनको एंजॉयमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो हड्डियां हैं उनसे बनी चीज़ होती है और हम उस पे मज़े ले रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। ये जनाब है शुमाली स्टाइल में पाया जाने वाला 12,000 साल पुराना शिकारी परिंदा जिसकी हड्डियों से बांसुरी बजाई गई है। और बांसुरी बजाने के बाद सोचिए किस तरह बजती है। आवाज आ रही है। ये बांसुरी कम से सीटी ज्यादा लग रही है मुझे। शक्ल बांसुरी जैसी है लेकिन बजती है सीटी जैसी है। सीटी की बड़ी बहन कह लें या बांसुरी की छोटी बहन कह लें, दोनों में से कोई भी एक। और ये जिस तरीके से आपने खबर मेंशन की, मेरे पास अगली खबर बहुत ही अच्छी और प्यारी आई है, इसीलिए ये खबर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से तकरीबन 1000 फ़लस्तीनियों के लिए फ़रीज़ा हज की सहूलत पेश की गई है। और ये फ़लस्तीन के लिए ख़ास तौर पर प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हुए 1 लाख फ़लस्तीनियों की खुसूसी पेशकश है। और ये अफराद फ़लस्तीनी शहदा के लवाहिकीन होंगे, ज़ख्मी अफराद होंगे और असीरान के अहल खाना होंगे। और ये एक अरब न्यूज़ नेटवर्क है, उनके मुताबिक बताया गया है कि सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने फ़लस्तीनी शहदा के लवाहिकीन को और उनके अहल खाना को और शाही मेहमान के तौर पर हज करवाने के अहकामात दिए हैं। वाह माशाल्लाह, क्या बात है। और ऐसी एक खूबसूरत खबर मेरे पास भी है सऊदी अरब से ही, हज के हवाले से। आसमीन हज चूँकि मौजूद है बहुत बड़ी तादाद में, और वहाँ क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमने राना फ़हीम को वहाँ पे भेजा हुआ है कि हज तो करेंगे ही, साथ साथ हमें बताते भी रहेंगे कि एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। और इमारतें, कहा जाता है कि जो भी हुज्जाजे कराम जाते हैं अगर उनकी रिहाइश किसी करीबी इमारत में हो, उनके लिए एक तो वो हज के अमल की मुशक्कत जो होती है, उसके अलावा वो सारा अमल आसान इसलिए भी हो जाता है कि रिहाइश करीब होती है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त इस बार इंतजाम किए हैं ताकि हाजियों को मुश्किलात पेश ना आए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। तो इमारतें जो फराहम की गई हैं वहाँ पे क्या सहूलियात मौजूद हैं और इमारतों का डिस्टेंस कितना है, ये जान लेते हैं हम किससे, राना फ़हीम असलम से। मक्का मुकरमा में 17,000 आज़मीन को आला मेयार की 152 रिहाइश गाँव में ठहराया गया है। अजीजिया और बत्ता कुरैश के 9 सेक्टर्स में 70,000 आज़मीन में से 215 शीरख्वार बच्चे भी शामिल हैं। अजीजिया में 122 और बत्ता कुरैश में 30 इमारतें हासिल की गई हैं। हज वैसे ही सब्र, इस्तकामत और पेशेंस की एक्सरसाइज है, तो हम हाजी को समझाते हैं कि जितने ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग बिहेव करेंगे उतना ही हज आप लोगों के लिए आसान होगा। डायरेक्टर मक्का, डिप्टी डायरेक्टर, अपनी पाकिस्तान बेस्ड
टीम के साथ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मक्का मुकरमा पहुंचने वाले आजमीन को फराम करदा रिहाइश गाँव में कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, चाय बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केटल और फ्रूट रखने के लिए फ्रिज फराम किए गए हैं। वाईफाई और लिफ्ट की सहूलत भी आजमीन को फराम की गई है। तमाम इमारतें एयर कंडीशनड है। माशाल्लाह अच्छा रहा सफ़र। कोई मसले मसाइल नहीं, कोई मसले मसाइल नहीं है, सब ठीक ठाक है। मदीना मुनव्वरा में भी अच्छे इंतजाम थे पाकिस्तान की तरफ से, और मक्का में भी 30 तारीख से हम इधर आए हुए हैं। होटलिंग बड़ी अच्छी है, रूम अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छी है। हमें कम से कम खाने पीने का और रिहाइश में कोई मसला नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र भी ठीक गुजर गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे भी हमें ऐसे ही आसानी रहे। मैं तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। पाकिस्तानी आजमीन हज की जद्दा के जरिए मक्का मुकरमा आमद जारी है। आजमीन को वजारत मजहबी उमूर की जानिब से बहुत अच्छी सहूलियात फराम की जा रही हैं, यहाँ पर रिहाइश की भी और ट्रांसपोर्ट की भी और खाने की भी। राना फ़हीम असलम, PTV न्यूज़, मक्का। राना साहब, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे और इसी तरीके से आप हमें अपडेट करते रहें। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी शख्स मौजूद है जिसने दुनिया का सफ़र कर लिया और ये सैर का कारनामा अंजाम दे दिया, लेकिन बगैर हवाई जहाज़ का सफ़र किए हुए। यस, और जिस तरीके से गया था वो मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि वंस अपॉन ए सागा के नाम से ये जो है ना साइट है जिसके ऊपर उसने अपना तारुफ करवाया। डेनमार्क के ये बाशिंदा है जिसका नाम है टॉर्ब जोन्सी, और जो किसी मुसाफिर के लिए इंतहाई गैर मौजू नाम है, लेकिन उन्होंने बताया है कि उन्होंने कैसे दुनिया भर का सफ़र किया है और वो भी हवाई सफ़र के बगैर। उन्हें पूरी दुनिया के तमाम ममालिक का सफ़र करने में 3,512 दिन टोटल लगे हैं, और इस दौरान उन्होंने 3,512। यस, लेकिन पूरी दुनिया भी तो आप देखें ना, पूरी दुनिया भी तो है ऑब्वियसली। अच्छा, अब आप ये देखें कि उन्होंने पैदल, कार का, बस का, ट्रेन का और कश्ती के ज़रिए सफ़र किया है, और उनका कहना था कि उन्होंने 203 ममालिक का दौरा किया और उनकी फहरिस्त में मुतनाज़ा इलाके भी शामिल हैं। उन्होंने बताया है कि उनकी मुहिम जोई में 10 अक्टूबर 2013 को सुबह 10:10 पर यह शुरू हुआ था, और उनका अंदाज़ा है कि ये सफ़र सन 2018 तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें उसे पूरा करने में तवक्को से ज़्यादा 5 साल लगे हैं। और मई सन 2023 में वो बहरे हिंद के जजीरा नुमा मुल्क मालदीव पहुंचे हैं, और ये उनकी फहरिस्त में शामिल आखिरी मुल्क था, और उनका इरादा था कि वो इस नए मुल्क का खूब लुत्फ उठाएंगे क्योंकि वो आखिरी बार कोई नया मुल्क देख रहे होंगे। लकी मैन, क्या बात है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनको देख के। 203 ममालिक का दौरा कर लिया इन्होंने, बहुत बड़ी बात है। एक मुल्क का दौरा करना, और सोचे कितनी एनर्जी लगती है, कितना वक्त, कितना पैसा दरकार होता है। हम तो कहते हैं चप्पा चप्पा फिरे, सैर सपाटा करें सही से। लेकिन अगली खबर जो मैं नजम शेयर करने जा रही हूँ उससे पहले एक डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। डिस्क्लेमर ये कि बॉडी शेमिंग इज नॉट अ कूल कॉन्सेप्ट। किसी को मोटा नहीं कहना, किसी को आपने किसी भी तरह ढके छुपे अल्फाज में भी ये नहीं कहना कि आप ओवरवेट है। उसके पीछे डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। वो बीमारी का शिकार हो सकता है, उसकी खाने पीने की हैबिट्स खराब हो सकती हैं, उसके साथ कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मोटापा एग्जिस्ट करता है दुनिया में। अब ये होता क्यों है, ये अलग रीजंस हैं, इन पे हम बात करते रहते हैं। लेकिन अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि 2035 तक दुनिया की आधी आबादी मोटापे का शिकार हो जाएगी। अल्लाह ना करे। ये मेरे लिए बड़ी अजीब खबर थी कि सोचे दुनिया की आधी आबादी अगर मोटापे का शिकार होगी, आबादी बच जाएगी ना, मैं उसमें लाया करूंगा। और मैं भी कहती तो यही हूँ कि बाकी आधी आबादी में लाया करूंगी, लेकिन यू नेवर नो कि आप 2035 तक किस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एज फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे मैंने कहा मेडिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, एनवायरनमेंट फैक्टर्स भी होते हैं। मेंशन की गई है कि ये एक्सपेक्टेड है कि मोटापे का शिकार हो जाएगी आधी दुनिया, लेकिन जहाज पे सफर नहीं कर सकेंगे। हाँ, इसलिए जिसके नतीजे में मुसाफिरों को हवाई जहाज के सफर के दौरान न सिर्फ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है बल्कि जेब पर भी भारी हो सकता है, क्योंकि 2 सीटें खरीदनी पड़ेंगी एक की जगह। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, वो तो इंटरेस्टिंग फैक्टर था ही, कितने लोग मोटे हो जाएंगे खा पी के, मजे मजे की चीजें। ये एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि ये एक साहब हैं जिनका मोटापा एक सीट पर जो है ना वो सिमट नहीं पा रहा था, इसलिए उन्होंने 2 पे अपने आप को जो है वो बुक करवाया। क्योंकि जहाज की सीट्स थोड़ी सी नैरो होती हैं और फिर दूसरे मुसाफिर ज़ाहिर है तंग होते हैं। 2 सीटों के बगैर बंदा बैठ नहीं सकता। इकोनॉमी क्लास में खास तौर पे बड़ी छोटी सीट्स होती हैं। हाँ, और बस चलें, अब क्या किया जा सकता है, इसी तरह तरीके से चला जाता है। थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और ज़रा स्पोर्ट्स की हम लोग बात करते हैं ज़रूर, और स्पोर्ट्स के हवाले से क्योंकि अच्छी अच्छी खबरें हैं तो फिर वापस आएंगे जो 1-2 खबरें हैं उनको लेने के लिए। लेकिन हांगकांग में
इमर्जिंग वुमेन्स एशिया क्रिकेट कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज हुआ है, जिसके हवाले से आपको अपडेट हम लोगों ने करना है कि अपने पहले मैच में नेपाल को 9 रन से पाकिस्तान ने हराया है। ये इमर्जिंग एशिया कप के वुमेन के लिए है और जिसमें मोंगकॉक में खेले गए मैच में पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 19.2 ओवर्स में 87 रन बनाकर आउट हुई, जबकि शवाल जुल्फिकार 28 रन के साथ टॉप स्कोरर रही हैं। जवाब में नेपाल की टीम सिर्फ और सिर्फ 6 विकेटों पर 78 रन ही बना सकी और पाकिस्तान की तरफ से तूबा हसन और रूप शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी वुमेन्स टीम अपना दूसरा मैच जुमेरात को मेजबान हांगकांग के खिलाफ ही खेलेगी। ज़बरदस्त। और मैं अब आपको बताती हूँ बर्लिन में जो स्पेशल ओलंपिक गेम्स हो रही हैं उसकी बारे में बताती हूँ कि मुख्तलिफ टीमें आ रही हैं स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए। 87 पीपल 87 अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तानी स्पेशल टीम जो है वो बर्लिन पहुंच गई है ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके। और पाकिस्तानी दस्ते में 54 मर्द शामिल हैं, 33 खवातीन खिलाड़ी शामिल हैं। बर्लिन एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तानी सफारत खाने के वफ्द ने एथलीट्स का ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया है। स्पेशल ओलंपिक गेम्स 17 से 25 जून तक जारी रहेंगे। मुकाबलों में 190 ममालिक से 7000 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट में 26 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी रखे गए हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है। उसके साथ ही मुझे याद आया 15 से 18 जून तक, यानी कल से लेकर 18 जून के दरमियान इधर हमारे इस्लामाबाद में लोक वर्षा में एक बड़ा ज़बरदस्त कल्चरल शो भी होने जा रहा है, जिसकी टाइमिंग होगी दिन 12 से रात 11 बजे तक। आप लोग ज़रूर अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं, एंजॉय करें, क्योंकि हमें अपनी सकाफत को देख के जो लुत्फ आता है वो किसी और चीज़ में नहीं आता। एग्जैक्टली, और वो आना भी नहीं चाहिए। आज का दिन भी बहुत अहम है ख़वातीन और हज़रात। 14 जून है और 14 जून का दिन मनाया जाता है एक एट लार्ज ग्लोबली खून रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करने का दिन, ब्लड डोनेशन के हवाले से आज का दिन है। और ये ब्लड डोनेशन इतना इम्पॉर्टेंट काम है कि अगर आप लोग किसी की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, आपको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। उसके लिए पैसा आपको दरकार नहीं है, उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, आगे बढ़ना है। और किसी मरते हुए का एग्जैक्टली अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो आप उसका सहारा बन सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऑपरेशन के लिए इस वक्त ब्लड की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदा ही अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से रहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले कि एक दफ़ा मुझे एक दोस्त ले गई हॉस्पिटल ब्लड डोनेट करने के लिए। मेरा इरादा नहीं था डोनेशन का। वहाँ पहुँच के मुझे पता चला कि एक फैमिली जिसको बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बच्ची थी, बर्न केस था और उनके पास ब्लड नहीं था। तो मैंने चाहते ना चाहते मैंने डोनेट कर दिया। तो समटाइम्स आपको ज़रूरतें वहाँ खींच के ले जाती हैं। आप लोग भी ज़रूर अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, हॉस्पिटल्स का विजिट करें, हर 3 महीने के बाद ज़रूर ब्लड डोनेट करें अगर आप हेल्दी हैं। और अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं या वो लोग जिनको कहीं से ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए स्क्रीनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर स्क्रीन ब्लड नहीं होगा तो और बहुत सी बीमारियां लगने का खतरा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि गैर मयारी इंतकाल खून की वजह से बहुत से लोगों का इंतकाल हो जाता है, बहुत से लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, बीमारियों का खून की वजह से लोगों का इंतकाल हो जाता है। यस, और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं लोग। तो इस प्रोसेस को सेफ बनाना भी हमारा पर्पस होता है इस दिन में। एक तो लोगों को इनकरेज करना, ब्लड डोनेट करें, दूसरों का ख्याल रखें, इसको सेफ करें और वो इदारे जिस पे काम कर रहे हैं उनका आप साथ में। बिल्कुल, और पाकिस्तान में बहुत भरपूर काम हो रहा है। लेकिन एक हमारे पास रिपोर्ट तैयार की आज के दिन के हवाले से, वो आप देखिए। पाकिस्तान में खून का अतिया करने वाले अफराद बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अतिया शुदा खून हासिल करने वालों में थैलीसीमिया के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इन मरीजों के अलावा दहशतगर्दी की वारदातों, कुदरती आफात, नागहानी वाकयात, ट्रैफिक हादसात समेत दीगर वाकयात में जख्मी होने वाले अफराद की जिंदगी बचाने के लिए भी ये अतिया किया गया खून काम आता है। माहिरीन सेहत कहते हैं खून का अतिया देना इंसानी सेहत के लिए मुफीद साबित होता है, लेकिन इसके लिए वक्त, उम्र और हालात हाजिरा की बाज़ हदूदों का यूद पर अमल दरामद जरूरी है। हर सेहतमंद आदमी जो 18 से 50 साल की उम्र का हो, दूसरों को ट्रांसमिट डिजीज होने वाली डिजीज न हो, साल में 3 दफा ब्लड दे सकते हैं। खून देने से कोई कमजोरी नहीं होती, खून देने से बल्कि खून ज्यादा बढ़ता है, खून ज्यादा और ताकतवर बनता है। हर सेहतमंद इंसान 3 माह बाद खून का अतिया दे सकता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक 90 से 120 दिन के अंदर सुर्खुलिये खत्म या जाया हो जाते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के दिन कार्लैंड की सालगिरह भी मनाई जाती है, जिसने खून में ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम दरियाफ्त करके नोबेल प्राइज हासिल किया था। कि इन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया वो भी आप लोगों ने सुन लिया। लेकिन आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसी पर बात करने के लिए WHO के ब्लड सेफ्टी के एडवाइज़र जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से हैं आप? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरी फाइनल ईयर जो डिग्री था उसके लास्ट जो मैंने प्रोजेक्ट किया था PR का,
वो भी इसी पे था, ब्लड डोनेशन पे। पीआर का ब्लड डोनेशन से क्या ताल्लुक है वैसे? कि पीआर की कैंपेन एक करनी थी ना, ओके। और उस कैंपेन में आपने करना था, लोगों को, यंगस्टर्स को लेकर आना था किसी भी एक मोटिव की तरफ, नेशनल कॉज की तरफ। डॉक्टर साहब, ये कितना ज़रूरी है कि इसको नेशनल कॉज समझकर हर मुल्क अपनाए और ब्लड सेफ्टी के ऊपर कवानीन होने चाहिए, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर भी कोई पाबंदी होनी चाहिए कि लोगों को पाबंद किया जाए, चाहे वो ऑफिस के ज़रिए किया जाए, गवर्नमेंट की नेशनल पॉलिसी के ज़रिए किया जाए, या इंसान के अपने अंदर इतना अल्लाह जो है वो हिम्मत और हौसला दे दे कि हम खुद ही देना शुरू कर दें। जी, जहाँ तक आपने पाबंदी की बात की, पाबंदी मैं उसके हक में नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि हम प्रमोट करते हैं वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, ठीक है, तो ये वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए। और अगर हमारी पूरी आबादी के सिर्फ 2 से 3% लोग साल में 3-4 दफ़ा रेगुलरली ब्लड डोनेट करें, तो पूरे मुल्क के ब्लड बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए ये पूल जो है डोनर्स का, ये काफ़ी अच्छा। सही। डॉक्टर साहब, हमारी जनरल पॉपुलेशन में बहुत बड़ी तादाद ऐसे मरीजों की है जो दिल की बीमारियों का शिकार है, जो शुगर का शिकार है, ब्लड प्रेशर का शिकार है, गुर्दों के अमराज का शिकार है। क्या ऐसे लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं? नहीं जी, ऐसे नहीं। जो ब्लड डोनेट करे उसको सेहतमंद होना चाहिए हर लिहाज से, हर लिहाज से। और हमारे सबसे पहले कंसर्न यही होता है कि जो मर्द या ख़वातीन ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनको ब्लड डोनेशन से उनकी अपनी सेहत पे कोई मुज़र असरात ना हो, और साथ साथ उनके डोनेटेड ब्लड से जो मरीज़ को लगेगा उसकी सेहत को भी कोई खतरा अगर ना हो। कोई ऐसा बीमार शख्स जो किसी बहुत बड़ी बीमारी से माजी में लड़ चुका है लेकिन ब्लड देते वक्त वो बिल्कुल फिट है, तो हिस्ट्री में अगर कोई बीमारी थी उसकी खैर होती है, वो उस सूरत में भी दे सकते वो डिपेंड करता है क्या बीमारी थी, किस तरह की थी। बुनियादी तौर पे जब कोई ब्लड डोनर जाता है ब्लड डोनेट करने, तो 3 मराहिल से वो गुजरता है या उसका ब्लड गुजरता है। सबसे पहले उनसे एक ब्रीफ इंटरव्यू लिया जाता है, हमारे 20-25 सवाल होते हैं, वो किए जाते हैं उनसे प्राइवेसी में। उसका मकसद ये होता है कि कोई रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किया जाए जिससे पता चले कि डोनर की सेहत सही नहीं है या उसके ब्लड कलेक्ट करने से और ट्रांसफ्यूज़ करने से मरीज़ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला स्क्रीनिंग का लेवल जो है ये हो गया, इसको बिहेवियरल स्क्रीनिंग कहते हैं। ये मरहला अगर क्लियर हो जाए तो दूसरा होता है फिज़िकल एग्जामिनेशन का। उसमें ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, वज़न, ये चीज़ें चेक की जाती हैं, और ये भी अगर ठीक हो तो सेकंड मरहला कंप्लीट हो गया। और फिर अच्छे ब्लड बैंक्स पे यही होता है प्रैक्टिस के ब्लड कलेक्ट कर लिया जाता है, और ब्लड कलेक्ट करने के बाद उस ब्लड की सीरोलॉजिकल स्क्रीनिंग की जाती है, यानी ब्लड की टेस्टिंग की जाती है। और 5 बीमारियां हैं जिनके लिए टेस्ट किया जाता है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस और मलेरिया। और ये 5 बीमारियों के लिए अगर वो क्लियर है तो उसके बाद फिर उसका जो ब्लड है वो रिलीज़ किया जाता है मरीज़ों को ट्रांसफ्यूजन के लिए। ठीक हो गया। और अगर कोई शख्स साल में 2-3 दफ़ा इस मरहले से गुजरेगा तो वो फिर बहुत सेफ डोनर हो जाता है, और उसका ब्लड जो है वो बहुत ही सेफ कंसिडर किया जाता है। ठीक हो गया। प्रोफेसर, ये फरमाइएगा कि WHO की तरफ से क्या अहकामात हैं आज के दिन के हवाले से और ओवरऑल रज़ाकाराना तौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे? जी, ये 14 जून को मनाने का बुनियादी मकसद यही है WHO की तरफ से और बाकी आलमी इदारों की तरफ से, कि जो लोग सारा साल वॉलंटरी बेसिस पे खून का अतिया देते हैं, उनकी इस सेक्रीफाइस को, इस एक्ट को अप्रिशिएट किया जाए, और जो लोग ये काम नहीं करते हैं उनको इस तरफ राग़िब किया जाए। क्योंकि जैसे आपने ख़ुद बताया कि ये ब्लड डोनेशन जो है इसके ज़रिए ना सिर्फ लोगों की जान बचाई जा सकती है बल्कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। और यहाँ पे ये बात भी बताना ज़रूरी है कि 1 यूनिट जो आप ब्लड का डोनेट करते हैं, 1 बैग, उससे 3 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बन सकते हैं, रेड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, जो कि 3 मुख्तलिफ मरीज़ों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, 2 मिथ्स हैं, इनके बारे में बताइएगा कि मेडिकल साइंस क्या कहती है। एक तो ये कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ब्लड डोनेट करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। दूसरी ये कि लोग ये समझते हैं कि अगर ब्लड डोनेट कर देंगे हमारी बॉडी फूल जाएगी, मोटापे का शिकार। जी, ये मिथ्स पाकिस्तान में भी हैं, बाहर के मुल्कों में भी ये हैं। दूसरी वाली भी मिथ है। हाँ, ये फूलने वाली, जी जी, ये बहुत सारे और भी बहुत सारी मिथ्स हैं जो डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट वो होती हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है।
اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ کی باقاعدہ ایویلیویشن ہوئی ہے, یہ 3 مراحل سے آپ گزرے ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا, تو آپ کی صحت پہ کوئی مضر اثرات نہیں ہوں گے اور آپ 2-3 ماہ بعد یہ عمل دوبارہ بھی رپیٹ کر سکتے ہیں. اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 100 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کیا ہے, تو اگر واقعی میں جسم پھول جائے تو وہ ابھی تک غبارہ بن کے ہوا میں اڑے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا پروسیس ہوتا ہے آپ کی باڈی کا؟ آٹومیٹیکلی خون جو ہے جب وہ بنتا ہے تو وہ ریپلیس کرتی ہے آپ کی باڈی خون اس کو, وہ کتنے دن بعد پروسیس ہوتا ہے؟ اور ہمیں بلڈ جب دینا چاہیے تو وہ کتنے دن بعد دینا چاہیے؟ کیونکہ ہم لوگ جب بلڈ دیتے ہیں تو ہمارا نیا بلڈ جو ہے وہ بنتا ہے, لیکن جو ہماری باڈی کے اندر آلریڈی بلڈ ہوتا ہے اگر آپ بلڈ نہیں دیں گے تو وہ کیا اسی خون کو صاف کر کے دوبارہ سرکولیٹ کیا جائے گا؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. بلڈ میں بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں. ایک لیکوڈ پورشن ہے جس کو پلازما کہتے ہیں, وہ گولڈن یلو کلر کا ہوتا ہے, اور اس میں سیلز سسپینڈڈ ہیں, وائٹ سیلز بھی اور ریڈ سیلز بھی, اور وائٹ سیلز میں پلیٹلیٹس بھی شامل ہیں. تو خون کا رنگ جو ہے وہ لال ہوتا ہے اور وہ ریڈ بلڈ سیلز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر مطلب آپ سپریٹ کریں ریڈ سیلز کو تو وہ لال ہوں گے, اور پلیٹلیٹس کو کریں گے تو وہ پلازما میں سسپینڈڈ ہوں گے, گولڈن یلو کلر کے ہوں گے. تو یہ تینوں چاروں جو چیزیں ہیں یہ الگ الگ طرح سے پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں. پلازما کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ریپڈ ہوتی ہے. آپ اگر صرف پلازما ڈونیٹ کر رہے ہیں تو ہر 10 دن بعد کر سکتے ہیں. صرف پلازما بھی ڈونیٹ ہوتا ہے؟ جی پلازما بھی ڈونیٹ ہو سکتا ہے, تو وہ 10 دن بعد ریپلیس ہو جاتی ہے باڈی میں. ریڈ سیلز جو ہیں ان کی لائف ہے 90 to 120 ڈیز, اور اس کے بعد وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں, جسم سے خارج ہو جاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ نئے سیلز بنتے رہتے ہیں. تو اسی لیے 2-3 ماہ بعد آپ ریڈ سیلز. سر بلڈ ڈونیشن کی منیمم اور میکسیمم ایج کیا ہے ایک ہیلدی انڈیویجول کے لیے؟ دیکھیں کم از کم 17 سال کی عمر ہونی چاہیے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے. آپ ریگولر ڈونر ہیں تو آپ کی فٹنس ٹھیک ہے تو آپ ڈونیٹ کرتے رہیں, ادروائز 60 سال کی عمر تک. فرسٹ ٹائم ڈونر ہیں تو 17 اور اگر آپ ہیلدی ہیں, فٹ ہیں تو 60 کے بعد بھی کر سکتے ہیں. جی, اور ریگولر ڈونر ہیں تو 60 کے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو یونیورسٹیز کالجز کے اندر مختلف پرائیویٹ طور پر کیمپس لگانے کے لیے آتے ہیں افراد, آپ کو ایک جوس بھی پلاتے ہیں ساتھ, تو ادھر کھلے عام بلڈ دے دینا چاہیے ایسے ہی, یا کچھ جو بلڈ دینے جا رہا ہے اس کو بھی چیزیں دیکھنی چاہیے؟ جی جی بالکل دیکھنا چاہیے. آپ کو اپنی صحت کا اور اپنے انٹرسٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اور آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں آپ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں جس ادارے کو, وہاں پہ آپ کے عطیہ کردہ خون کا صحیح استعمال ہوگا, مستند ادارہ ہو. تو اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے بہت کام کیا ہے. نو ڈاؤٹ بہت. جی, اور اتفاق سے یہ جو پروگرام تھا گورنمنٹ کا ابھی بھی ہے, سے بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ہم نے 2010 میں اسٹیبلش کیا تھا. آئی واز دا پائنیئر مینیجر, اور ابھی تک وہ پروگرام چل رہا ہے. اس کے ذریعے ہم نے پورے ملک میں ایک جال پھیلایا ہے ریجنل بلڈ سینٹرز کا, بڑے بڑے بلڈ سینٹر. تو یہ ایک معیاری بلڈ سینٹرز ہیں جہاں پہ بہت اچھی کوالٹی کا کام ہو رہا ہے. کچھ سینٹرز ان میں انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن بھی حاصل کی ہوئی ہے. سر یہ سینٹرز ہاسپٹلس کے اندر ہیں؟ نہیں, یہ سینٹرز ہاسپٹل کے باہر انڈیپینڈنٹ سینٹرز ہیں, اور یہی انٹرنیشنل ریکمنڈیشن ہے کہ جو بلڈ سینٹر ہیں یہ ہاسپٹل کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے, ان کو سپریٹ اینٹی ہونا چاہیے, اور یہ سینٹرلی کوآرڈینیٹڈ سسٹم ہونا چاہیے. یہاں پہ بلڈ پروڈکشن ہو, جو جس کا مطلب ہے بلڈ کلیکشن, اسکریننگ, ٹیسٹنگ, پروسیسنگ, کمپوننٹ پریپریشن, کوالٹی ایشورنس, اسٹوریج, اور پھر یہاں پہ جو یہ 3 کمپوننٹس ہیں جن کا ذکر کیا, یہ بنے بنائے کمپوننٹس پھر آپ ہسپتالوں کے چھوٹے چھوٹے بلڈ بینکس میں شفٹ کر دیں, اور وہاں پہ یہ مریضوں کو ٹرانسفیوز کیے جائیں. اچھا, تو یہ انٹرنیشنل ماڈل ہے جو اب پاکستان میں ہم نے اسٹیبلش کر لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز جس طریقے سے میں نے آپ سے پوچھا تھا, یونیورسٹیز کے اندر آ کے پراپر کیمپنگ کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایک اور میں نے آج کل چیز دیکھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ فلائی اوورس کے نیچے یا چھاؤں والے ایریاز پہ وینز موجود ہیں, اور وہ وینز بلڈ لے رہی ہیں. وہاں پر ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پر اسٹریچرز بھی رکھے ہوئے ہیں. تو یہ وہاں پر دل نہیں مانتا ڈاکٹر صاحب, لیکن کیا وہ سیف ہیں؟ جی بالکل صحیح ہے. اگر 40-42 ڈگری ٹیمپریچر ہے اور آپ کو آؤٹ ڈور میں آپ کو لٹا کے ہوئے, تو یہ زیادہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے. آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ آپ اچھے بلڈ سینٹر میں جائیں, جیسے ہمارے ریجنل بلڈ سینٹرز ہیں. اور بھی ہمیں کیا سوال کرنا چاہیے جو بلڈ ہم سے لے رہا ہے اس سے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سینٹر ہے آپ کو صحیح لگ رہا ہے,
अच्छा सेंटर है, यूज़र फ्रेंडली है, कंडीशंस अच्छी हैं, अच्छा, बस sixth sense के ऊपर चल फैसिलिटीज़ रहे हैं अच्छी हैं, स्टाफ अच्छा ट्रेंड है, और अगर ये सब कुछ है तो आप इस सेंटर में जाएं। और वैसे भी अगर गवर्नमेंट सेटअप पे जा रहे हैं, नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि वो ऑब्वियसली सेफ होगा। Not really. Not all the blood banks in the government sector are safe. ठीक, जी। वहाँ पे भी हमें आप प्रिकॉशंस बहुत सारे बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों के ब्लड सेंटर्स में जाएंगे, आप दोबारा नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था 10 साल पहले कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के निज़ाम को चेंज किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, और इसीलिए हमने नया निज़ाम लेके आए हैं। और नया डॉक्टर साहब, क्या इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं ब्लड के हवाले से जो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में एप्लीकेबल होनी चाहिए? यही जो मॉडल हमने इंट्रोड्यूस किया है रीजनल ब्लड सेंटर्स का, जो हॉस्पिटल ब्लड बैंक्स को सपोर्ट करते हैं, ये मॉडल जो है ये बेहतरीन मॉडल है। पाकिस्तान में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और बहुत कामयाबी से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इसका जो कवरेज है वो मज़ीद एक्सपेंड करें। अभी जो हमने सेंटर्स बनाए हैं उसका कवरेज कोई 30% होगा टोटल नेशनल कवरेज का, इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। जिसका मतलब है कि सालाना हमारे 3 मिलियन ब्लड डोनेशंस होते हैं, तो उसमें से आप कह सकते हैं कि 1 मिलियन जो है नए सिस्टम से हो रहे हैं। इस नए सिस्टम को आप एक्सपेंड करें और कोशिश करें कि एग्जिस्टिंग फ्रेगमेंटेड अनसेफ सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाए इस रीजनल ब्लड सेंटर वाले सिस्टम से। डॉक्टर साहब, हमारे जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे लोग तालीम भी रखते हैं, शऊर भी रखते हैं, वहाँ पे ब्लड डोनेशन का रुझान है, लेकिन हमारे जो देही इलाके हैं वहाँ पे अनलेस कोई हादसा ना हो जाए ब्लड डोनेशन का रुझान हमें नज़र नहीं आता। तो उधर कोई कैंपेनिंग की जाती है लोगों को अवेयर करने के लिए? उनको पहली बात तो मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, शहरों में भी रुझान यकीनन है, मगर लोग डोनेट नहीं करते हैं रेगुलरली। ये सिस्टम की भी कमज़ोरी है, हमारी भी कमज़ोरी है, और इसमें हमें मिलजुल के काम करना है। और इस तरह के आपके प्रोग्राम जो हैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए अभी जितने लोग डोनेट करते हैं और जितनी रिक्वायरमेंट होती है लोगों को, बहुत से थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, कोई हादसात की सूरत में आते हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है या हर जगह पे हमें इमरजेंसी कॉल करनी पड़ती है हर दफ़ा डोनेशन लेने के लिए? देखिए, जो आप ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है कि इमरजेंसी कॉल पे ब्लड डोनेट करना ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम डिमांड ड्रिवन सिस्टम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सिस्टम सप्लाई ड्रिवन होना चाहिए, यानी सप्लाईज मौजूद हैं और डिमांड जैसे जैसे आए सप्लाईज में से कवर करें। हमें पता है हमारे अस्पताल हैं, पिम्स में रोज़ाना 100 ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, पॉलीक्लिनिक में 25 की ज़रूरत है, दूसरे अस्पताल, पता है आपको डाटा। तो ये हर वक्त वहाँ होना चाहिए, तो लोगों को जाना चाहिए। इस हिसाब से डोनेशंस का अरेंजमेंट पहले से होना चाहिए, आपकी इन्वेंट्री होगी और इन्वेंट्री में से आप वो करेंगे। और सारा दारोमदार जो है वो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स में होना चाहिए। इस वक्त हमारा बहुत बड़ा दारोमदार जो है वो फैमिली के डोनर्स पे है, मगर ये तनासुब तब्दील हो रहा है और वॉलंटरी डोनर्स की शरह बढ़ रही है, मगर इसको मजीद बढ़ाने की। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा बात करके। एंड आई होप कि जितने भी ब्लॉगर्स इस वक्त देख रहे हैं वो एक काम करेंगे, आज एक वीडियो बना दें इसके ऊपर ताकि कोई अवेयरनेस हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जो अफराद इस वक्त सुन रहे हैं हमें, और अल्लाह ने आप लोगों को सेहत दी है, तो आप लोग जाएं और जाकर आज कल परसों जब भी तहिया करें जाकर ब्लड दें। और जिन्होंने अभी तक लाइफ में एक दफ़ा भी नहीं दिया उनको तो शर्म आनी चाहिए, वो तो हौसला कर लें, आज पहली दफ़ा ब्लड डोनेशन करके। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। बढ़ती आबादी एक बड़ा मसला है, वसाइल कम होते जा रहे हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मसाइल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए, लेकिन तकरीबन 25 करोड़ के करीब आबादी होने को आई है। अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल अमल है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आबादी बढ़ती है तो देहात के लोग शहरों का रुख करते हैं रोज़गार की तलाश में। शहरों में इमारतें फैलती जाती हैं, बिल्डिंग्स बढ़ती जाती हैं। जो हमारे जंगलात का एरिया था वो भी आबादियों ने घेर लिया। और अब हमें एक तो ये भी देखना होगा कि वर्टिकल बिल्डिंग्स की तरफ जाने ताकि हम कुछ ज़मीन का हिस्सा बचा सकें, और फिर जो हमारे देहात हैं उनको आबाद करने के लिए वहाँ पर भी हमें माशी हब बनाने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है हमें पॉलिसीज़ के चेंज की तरफ भी जाना है। चेंज ऑफ पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वक्त की ज़रूरत भी होता है हर जगह पर। अब पॉलिसीज़ बहुत से शोबों में होती
होती हैं, चाहे इंडस्ट्री के शोबे में हो, बिजनेस के शोबे में हो, या आप गवर्नमेंट लेवल पे देख लें, पॉलिटिकली पॉलिसीज़ को देख लें, हर सतह पे चेंज ऑफ पॉलिसी का मतलब ये है कि वक्त की ज़रूरियात को देखते हुए, पॉपुलेशन की ज़रूरियात को देखते हुए वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ जो एक इंडिविजुअल की ज़रूरत हो सकती है, और बहुत से मॉडल्स को रेप्लिकेट किया जा सकता है दूसरे मालिक को देखते हुए, लेकिन डायनामिक्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल का प्रॉब्लम हल कैसे किया जाए, इसको आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात होती है, नॉर्मली ये कहा जाता है कि चाइना का मॉडल था 1 फैमिली 1 चाइल्ड, क्या उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है? ज़्यादातर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अब इम्प्लीमेंटेबल नहीं रहा, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बढ़ चुकी है, तो अब आवाम को इस तरफ लाना मुश्किल है। अब हमें पॉलिसीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब हमें पॉलिसीज़ बदलनी है ताकि उसका इम्पैक्ट फैमिलीज़ की तरफ आए। अब ये कैसे होगा, ये जानते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन प्रोग्राम विंग मोहतरमा डॉक्टर सबीना इमरान दुरानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैम, इम्पॉर्टेंस रही है कभी भी हमारे पास ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के हवाले से, क्योंकि हमारे हाँ हम लोग देखते हैं तो प्राइवेट चैनल्स पे बड़ी खुशी की खबर होती है जब खबर शेयर की जाती है कि फलां के यहाँ 60 बच्चे हो गए हैं, फलां के यहाँ 100 बच्चों की उसने ब्रैकेट रखी हुई है, और यहाँ पर कंपटीशन की एक कैफियत चल रही है। यही हमारा जो एटीट्यूड है कि ज़्यादा बिग साइज़ फैमिली को हम जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं, इसी वजह से आज हमारे पॉपुलेशन की ये वाली हालत हो गई है। और 25 करोड़ ऑलमोस्ट जो अंदाज़ा नबी सर्वे आया है, इट्स अ बिग पॉपुलेशन। तो प्रायोरिटी तो यस ऑफ कोर्स हमारी कोई इस लेवल तक नहीं थी जिसकी वजह से जिसको अभी होना चाहिए, बिकॉज इनिशियली एक टाइम था कि हमारे पास इतने वसाइल थे कि उसके अंदर हम लोग काम हमारा ये मुल्क चल रहा था, निज़ाम चल रहा था। लेकिन अब हम जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, तो इस नहज पर अब हमें कोई बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के, सख्त किस्म के कुछ फैसले भी करने होंगे, जिसकी वजह से हमने उसको मैनेज करना होगा। 1 चाइल्ड पॉलिसी मैं आप बता दूं, वो यहाँ पर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हम एक मुस्लिम मुल्क है, और हमारा जो नैरेटिव है इट इज़ बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। दिस इज़ राइट ऑफ द क्लाइंट, कि मुझे तमाम सहूलियात दी जाए, चाहे वो एजुकेशन हो, वो आपका हेल्थ हो, एवरीथिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्टेट की होती है कि हमने उसको प्रोवाइड करना है, और बैलेंस यानी तवाज़ुन के साथ हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। सही जी। अच्छा मैम, पॉपुलेशन के साथ हमारी इकोनॉमी भी जुड़ी होती है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी इकोनॉमी पे बोझ आएगा। हर फैमिली की एजुकेशन भी, हेल्थ भी, बाकी ज़रूरियात भी, हाउस होल्ड की बात कर लें, खाने पीने की बात करें, हर चीज़ की कंजम्पशन बढ़ती जाती है। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में क्या चेंज लाए कि अपना वो जो इकोनॉमिक प्रेशर है उसको भी रिड्यूस किया जा सके, और पॉपुलेशन को मोटिवेट करे कि भाई ये इतनी पॉपुलेशन, उनको ये रियलाइज़ करवाए कि आपका जो फैमिली का बड़ा साइज़ है ना सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है बल्कि मुल्क के लिए भी, और बहुत से वसाइल जो दूसरी जगह पे खर्च हो सकते हैं वो इस फैमिली पे खर्च हो रहे हैं। लोगों को रियलाइज़ कराने से पहले हमें गवर्नमेंट को, यानी आई एम ऑल्सो गवर्नमेंट, हमें कुछ फैसले करने होंगे। डिवोल्यूशन हुआ 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट में आपने प्रोविंसेस की जो NFC अवार्ड रखा, उसमें आपने पॉपुलेशन को वेटेज अराउंड 82% दी। इनिशियली इट वाज 88 बट नाउ 82 to 88%। और बाकी जो है तो जो 12-18% है वो बहुत छोटे सोशल उसमें। अगर आप एक प्रोविंस को उनके वसाइल देते हैं, उनको आप रिसोर्सेज देते हैं पॉपुलेशन की बिना पर, तो कोई प्रोविंस में पॉपुलेशन कैसे कम हो सकती है? उनके लिए पॉपुलेशन कम करने का मतलब है कि उनकी पार्लियामेंटेरियन सीट्स भी कम होंगी, उनकी सिविल सर्वेंट्स की सीट भी कम होगी, और उनके तमाम रिसोर्सेज कम होंगे। अग्री, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं पंजाब की ज़्यादा पॉपुलेशन, बलूचिस्तान की कम पॉपुलेशन, शायद इसी वजह से बलूचिस्तान पे तवज्जो नहीं रही हमारी माजी की हुकूमत में। लेकिन अगर यूँ देखें मैम कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या इस चीज़ को बाकायदा तौर पर ड्राइव किया गया होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करनी, तो हम इसको मान तो नहीं सकते। तो ये निचले लेवल पे जो एक आम आदमी है, जो एंड यूज़र है, उस तक ये चीज़ समझ में आती है उसे कि NFC में हमारी रीजनिंग है 82% ऑफ पॉपुलेशन, इसलिए बच्चे ज़्यादा करते हैं। नहीं, देखिए उनको तो NFC से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने फायर फाइटिंग मोड में जाना है, आग लग जाए तो आपने उसको बुझाना है, या जो और आग का जो मकसद है
جو اس کے ریزن ہے اس کو ختم کروانا ہے. ایک غریب بندے کے لیے آپ دیکھیں پاپولیشن اگر زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کے جو بلو ایوریج کلاس ہے پور کلاس ہے ان میں زیادہ ہو رہی ہے, بیکاز کہ وہ ان کے لیے زیادہ بچے ان کا ایک ایسٹ ہے, سرمایہ ہے, ان کو ان کی ایجوکیشن کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی کوالٹی آف لائف کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے تو بچہ آئے گا صبح اٹھے گا گن میں سے جا کر پیسہ کمائے گا اور آ کر ان کو دے گا. میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک چیز میں چاہتی ہوں آپ تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیں. 18th امینڈمنٹ میں NFC میں جو ڈویژن تھی اس میں 80% کو پاپولیشن سے ریلیٹ کر دیا گیا, 82% کو, لیکن بہت سی چیزوں کا اختیار صوبوں کو دے دیا گیا. اب صوبوں کے اپنے انٹرنل وسائل بھی ہیں, تمام صوبوں کے صوبے کی اپنی ایک اکانومی ہوتی ہے, اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے, اس میں تعلیم, صحت, روزگار, ہر چیز کے لیے جو وفاق سے آ رہا ہوتا ہے NFC, وہ ایک یو کین سے وہ ایک علیحدہ پورشن ہے. تو کیا NFC ایوارڈ کی امپورٹنس پاپولیشن کے لیے پھر بھی اتنی ہی ہے؟ دیکھیں اس کے لیے آپ کے ہر چیز کے لیے NFC کو اس طرح آپ سمجھے کہ یہی جو آپ کے پاس پیسہ آئے گا اس کی تھیوری کو آپ سمجھ لیں, اسی پہ ان پروونسز نے اپنا صوبہ چلانا ہے. اس میں آپ ایک صوبے سے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی پاپولیشن کم کریں, ٹھیک ہے نا, اور جیسے ہی وہ پیسے اپنے لگا کے, ریسورسز لگا کے, اپنے چاہے کانٹرسیپٹیو پرووائڈ کر رہے ہیں, چاہے آپ کے ہیلتھ کے پرووائڈرز جا رہے ہیں, اپنا پیسہ لگا کر وہ اپنے پاپولیشن کم کر لیں گے, اور اس کے بعد جب ان کی پاپولیشن کم ہو جائے گی تو ان کو NFC میں ان کا شیئر بھی کم ہو جائے گا. the lesser the population, the lesser the resources you will get. So this is the time کہ اب ہم نے اس NFC ایوارڈ کو تھوڑا سا اور یہی والا حال جو تھا, جسٹ وانٹ ٹو ایڈ دیٹ, یہ انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں بھی تھا. انہوں نے بھی زیادہ ویٹیج پاپولیشن پہ دیا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سینسس کے بعد, جیسے ابھی ہمارا سینسس ہو گیا ہے, انہوں نے اپنے سینسس پر پاپولیشن کے فیکٹر کو فکس کر لیا, فریز کر لیا فار دا نیکسٹ 30 ایئرس کہ جی ہم اس پاپولیشن یہی رہے گی, اور اس کا ویٹیج انہوں نے 80-90 سے کم کر کے کوئی 40-50 تک لے کر گئے. اور باقی جو 50-60 جو انہوں نے اور فیکٹرز رکھے, اس میں وومن ایجوکیشن, امپاورمنٹ, جو سوشل انڈیکیٹرز ہے, یا آپ کی کنٹریبیوشن ان دا اکانومی کتنی ہے, پروونسز اکنامکلی بھی تو آپ کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو مطلب ایک فارمولا کو, یہ دس از دا ٹائم کہ ہم اس فارمولے کو ریوائز کریں, ادروائز یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ تو ہوگی گورنمنٹ لیول پہ بات. ایک طرف ہم کہتے ہیں ہماری پاپولیشن زیادہ ہے, ایک طرف وی آر پراؤڈ کہ ہماری پاپولیشن کا 51% یوتھ ہے, بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی. ہم کہتے ہیں ہم ان کے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کریں گے. کیا نوجوانوں کے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کر کے, یا ان کو اسکلفل بنا کے, یا ان کی اسکلز کو ڈیولپ کر کے ہم اس اوور پاپولیشن کے پرابلم کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ یس آف کورس, بالکل جی. آپ کی یہی پاپولیشن جو ہے نا, اٹ کین بی یور ایسٹ. یہ آپ کا سرمایہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کا ڈیزاسٹر بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس کو اسکل کروا دیں, ایجوکیٹ کرے, اور وہ اور ریکوائرڈ اسکل, ایسے نہیں کہ بندہ پڑھائی کر لے اور آگے اس کی کوئی جاب ہی نہ ہو. تو ابھی ہمیں دس از دا ٹائم کہ ہم گلوبلی دیکھیں کہ گلوبل مارکیٹ میں کس اسکل کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل اگر وہاں پر نرسز کی ضرورت ہے تو آپ نرسز زیادہ بنائیں, اگر وہاں پہ ویلڈر چاہیے تو ویلڈر, اور وہ ایک گلوبل مارکیٹ کے مطابق ہم ایون آپ کے پاکستان میں جس چیز کی جاب زیادہ ہیں, یونیورسٹیز کو ایڈمیشن ہی اس کے زیادہ لینے چاہیے, اور باقیوں میں ایک خاص نمبر آف سیٹس کے بعد بریکٹ لگا دینی چاہیے. دیکھیں ہمارے پاس ابھی جو اس وقت بھی ایشو آ رہا ہوتا ہے نا, جیسے اکنامک کرنچ آتا ہے تو آپ کی جاب اپورچونیٹیز کم ہو جاتی ہے. اینڈ دس از دا ٹائم کہ یہ یوتھ کو, انڈیا اور وہ جو بنگلہ دیش, وہ کیا کر رہے ہیں, اپنے یوتھ کو ہی یوٹیلائز کر رہے ہیں. دنیا میں آپ کہیں پر بھی جائے ان کے لیے, اور دس از تاکہ ہمیں اس وقت تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں باہر کا سرمایہ ہے, ہمارے اوپر یہ اکنامک کرنچ ختم ہو جائے. ہم لوگ ریالٹی کو ایکسیپٹ کر کے نا چلنے والی نیشن سمجھ ہمیں لیٹ آتی ہے. ریالٹی کو ہم جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہمارے یہاں پر ایموشنل بھی ایک مومنٹس ہیں نا, کہ بیٹا ہے تو بیٹے کی شادی ہو کے پوتوں کو کھلانا ہے, ٹھیک ہے, وہ ساری اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی وہ لازمی ایک عنصر رکھا ہوا ہے. لیکن آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاپولیشن زیادہ ہے, اور وہیں پر ہم ایک اچھی چیز مینشن کرتے ہیں کہ ہماری یوتھ زیادہ ہے. تو اس یوتھ زیادہ ہونے کی وجہ بھی اوور پاپولیشن, جو ہم لوگ پچھلے عرصے دراز سے اس پر کام نہیں ہوا, اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ پچھلی جنریشن نے بچے کرتے گئے. کیا ایک وقت ایسا آئے گا ہمارے ملک میں جب یہی یوتھ بڑھاپے میں پہنچے گی تو آپ کی قوم سب سے زیادہ بڑھاپے والی بھی ہوگی؟ دیکھیں اس وقت اب آپ تھوڑا سا کرنٹ سچویشن کو دیکھیں. دا مور دا یوتھ, دا مور دا ریکوائرمنٹ آلسو.
جب یوتھ آپ کے پاس زیادہ ہو رہی ہے نا, آپ کو ایجوکیشن کی فیسلٹیز زیادہ کرانی ہوگی, آپ کو ہاسپٹل کی ضرورت زیادہ ہوگی, آپ کو جاب اپارچونیٹیز کی زیادہ ہوگی. اس وقت ہمارے پاس جو بلک آف یوتھ ہے, ہمیں اس لیول تک جانا ہے. یہ والا ہمارے ملک میں تو یہ چیز ہے. اب جیسے ایجنگ پاپولیشن جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے وہاں پر ان کی یوتھ کم ہے, وہاں پر ان کے لیے ایجنگ پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم تو پہلے اس والے ایشو کو ریزالو کریں جو بعد میں ہوگا, جو ایجنگ پاپولیشن ہوگی لیکن یہ ہماری ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہماری ایسٹ بن سکتی ہے, یہ ہمارا سرمایہ. اور اس کے لیے آج اگر ہم پلان کریں, یہ میں نہیں کہتی کہ نیکسٹ کوئی مہینہ 2 مہینے میں ہو جائے گا, ناٹ ایٹ آل. یہ آج پلاننگ کریں گے تو نیکسٹ 10-15 سال میں ہماری یوتھ اس قابل ہوئی ہوگی کہ دنیا میں اسکلڈ ڈیولپمنٹ میں جا کر ہم ان کو یوٹیلائز کر سکیں گے. اچھا, اب ان 10-15 سالوں کے وقت کو اگر ہم اپنے لیے ایک ٹارگٹ کے طور پہ لیں کہ ہمیں اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے, ظاہر ہے ہم اس کا سائز چھوٹا تو نہیں کر سکتے, اس نمبر کو یہاں پہ روکا جا سکتا ہے, اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. ایمرجنسی بیسس پہ کیا کریں کہ اگلے 5 سال تک ہم کسی بہتر پوزیشن میں ہوں, یا اگر 15 سال کا ہم ٹارگٹ رکھتے ہیں, اس دوران ہماری پاپولیشن یہیں کھڑی ہو, ہمارے وسائل بڑھ چکے ہوں, ہماری معیشت بڑھ چکی ہو, ہمارا جو دباؤ ہے ہمارے تعلیمی نظام پہ, ہمارے صحت کے نظام پہ, وہ دباؤ ہمارے کنٹرول میں آ چکا ہو. دیکھیے, پہلے تو آپ جو لفظ بار بار استعمال کریں کنٹرول جو ہے نا, یہ اس کو انٹرنیشنلی نہیں ایکسیپٹیبل, اس کو یہ لوگ پاپولیشن مینجمنٹ. تو اب پاپولیشن کیونکہ ہم لوگ جو نیا ہمارا نیریٹو ہے, اٹس ناٹ دا کنٹرول. یس, دیکھیے اب ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے. میرے پاس کانٹرسیپٹیو پریویلنس ریٹ ہے, یعنی اس وقت کانٹرسیپٹیو کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں, یا ہماری انمیٹ نیڈ ہے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کانٹرسیپٹیو نہیں ہے. پہلے تو میں نے وہ دوائی, وہ جو اس کی ذرائع ہیں جس سے میں نے پاپولیشن میں فیملی میں ایک گیپ لا سکتی ہوں. ہمارے پاس اس ایشو ایک اور بھی آ رہا ہے کہ میں جتنے بھی ہمارے پاس معنی حمل دوائیاں ہیں, خاص کر جو لانگ ایکٹنگ ہے, وہ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس لوکل پروڈکشن نہیں ہے. تو ایک تو اس کی اویلیبلٹی کو انشور کروانا از ویری امپورٹنٹ. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر دیکھیں پاپولیشن اینڈ ہیلتھ بوتھ آر ڈیوائڈ سبجیکٹ, بٹ پاپولیشن از اے نیشنل ایشو. دیر از نو ڈیبیٹ ان دیٹ. یہ تو نیشنل ایشو ہے, یہ کوئی پروونسز کے اس سے تو نہیں ہے یہاں پر. اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جی فیملی پلاننگ جس کو پاپولیشن کے ساتھ لنک اپ کیا جاتا ہے, اٹس اے ٹول ٹو امپروو مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک پروگرام چلتا ہے ماں اور بچے کے لیے الگ, فیملی پلاننگ کے لیے الگ, نیوٹریشن کے لیے الگ. اس وجہ سے ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ اسکیٹرڈ ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اس کو اکٹھا کر لیں. اب دیکھیں نا, میں اب کے ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ایک BHU میں ایک عورت آئی ہے, یا اسپتال میں ایک عورت آئی ہے, وہ اپنی علاج کے لیے آئی ہے, یا کوئی اینٹی نیٹل کیئر کے لیے, پوسٹ نیٹل کیئر کے لیے. جب وہاں پر وہ آئی ہے تو اس کو نیوٹریشن کا بھی ملے گا اور اس کو فیملی پلاننگ بھی ملے گی, اور ایون ڈیلیوری پہ اس کی ڈیلیوری بھی فری. اور دوسری ایک ہے کہ پالیسی میں ہمیں ایک اور چیز کو بھی ری وزٹ کرنا ہے کہ ہم نے اسمال فیملی نارم کو انسینٹیوائز کرنا ہے. ہمارے جتنے بھی سوشل پروگرام ہیں اس میں ہماری ڈیلیوری, چاہے بچے کی پہلی ڈیلیوری ہو یا 10ویں ڈیلیوری ہے, اٹ از فری آف کاسٹ فرام دا گورنمنٹ. سو گورنمنٹ شوڈ ناٹ پے فار لارج نمبر آف ڈیلیوریز, اٹ شوڈ بی لمیٹڈ. جی, ٹوٹلی ایگری ود یو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار کمنگ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ کی تجاویز بالکل قابل غور ہیں اور بلکہ قابل عمل ہیں, لیکن کام جس طرح آپ نے مینشن کیا, یو آر دا گورنمنٹ, کام تو آپ نہیں کرنا ہے. اور وی ہوپ کہ اس پہ ہم لوگ جلد ہی دوبارہ ڈسکشن بھی کریں گے اور پاپولیشن ہماری کنٹرول میں بھی آئے گی. ایک بریک, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. ابو اور چاچو بھی تو آپ ہی کی وجہ سے. اسے اپنے کام سے بہت عشق, اور آپ کو ختیجہ سے. شوکت تو شوقین ہے. چھوڑ بچی کا ہاتھ. ایک شرط پہ چھوڑ دے کہ تو میرے ساتھ.
वेलकम बैक। बहुत से खेलों के बारे में कहा जाता है कि ये मर्दों का खेल है, ये कहा जाता था, ये पुराने ज़मानों की बात है। आजकल कोई खेल मर्दों का नहीं होता, आजकल ख़वातीन हर खेल में शाना बशाना है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से नाम बनाती हैं। और ख़ास तौर पे जब कार रेसिंग की बात आती है, ऑफ रोड रैलीज़ की बात आती है, तो सिर्फ मर्द हजरात नहीं बल्कि ख़वातीन बहुत ज़बरदस्त नाम बना रही हैं, चैम्पियन बन रही हैं वो। और आपको एक ऐसी खातून से आज मिलवाएंगे जिन्होंने 2013 से रेसिंग करियर का आगाज़ किया था, पाकिस्तान की पहली खातून रेसर बनी और इस वक्त की मुतादिद रेसों में पहली पोजीशन अपने नाम कर चुकी हैं। 2017 में चोलिस्तान 500 जो रैली थी उसमें उन्होंने पहली पोजीशन अपने नाम की थी, जीप रैली थी। और एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ उनका कि जो 2022 में थर्ड डेजर्ट रैली भी उन्होंने अपने नाम कर ली। उनका जो तवील सफ़र है, इस दौरान उन्होंने बहुत से ऐसे एडवेंचर्स किए जिनके बारे में आज उनसे खुद पूछेंगे। वंडरफुल। और हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद है, हमें ऑनलाइन वो ज्वाइन कर रही हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। मोहतरमा तुशना पटेल से कराची स्टूडियो में हमारे साथ वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? और साथ ही साथ ये पहला सवाल कि ये जिस तरीके से सलमा ने बात अपनी शुरू की थी कि ये तो मेल स्पोर्ट्स कंसिडर की जाती थी, लेकिन ये कंसिडरेंस को तब्दील करना बहुत एक अचीवमेंट की बात है इटसेल्फ, और फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन्स विन करना। तो माशाल्लाह से ये सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर फॉर ऑन द मॉर्निंग शो। जी बिल्कुल, ये एक बहुत पाकिस्तान में स्पेशली एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है जो 1979 से इनफॉर्मल वे ऑफ रेसिंग होती थी, मगर 2005 से हमने वापस इसका आगाज़ किया चोलिस्तान रैली से। और फिर 2013 में जब उन्होंने स्टॉक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की तो मेरे हस्बैंड 1979 से मोटर स्पोर्ट्स में हैं, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा घर से सपोर्ट मिला और फिर रेसिंग फ्रेटर्निटी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो 2013 से मैंने स्टॉक कैटेगरी में रेस की। उसके बाद 2014 में हमने डिसाइड किया कि एक लेडीज़ कैटेगरी भी होनी चाहिए, तो मैंने ही उसका बुनियाद रखा था और आइडिया सीड किया था। तो उन्होंने बहुत वेलकम किया इस चीज़ को और उस तरीके से लेडीज़ कैटेगरी का आगाज़ हुआ। और 2014 से अभी तक पाकिस्तान में जितनी भी रेसेस होती है उसमें एक अलग कैटेगरी लेडीज़ की होती है जिसमें लेडीज़ आती हैं और रेस करती हैं, और लेडीज़ का आपस में अपने में मुकाबला होता है, मगर वो भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है, इट्स नॉट इजी। मगर ये है कि हमने इस चीज़ की बुनियाद रखी है और पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में, एक सॉफ्ट इमेज, उसको हमने फैलाने की कोशिश की। मतलब हम सोच के थोड़ा सा ना कांप जाते हैं, खौफ आता है कि ऑफ रोड जो रैलीज होती है तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती हैं कि ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं, आप हादसे का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, खुदा ना खास्ता हादसा हो जाए तो बचता कुछ नहीं है। तो कभी खौफ आया आपको? जी खौफ तो रहता है डेफिनेटली, और ये मर्दों में भी उतना ही रहता है जितना औरतों में रहता है, मगर डेफिनेटली उनकी गाड़ियां ज़्यादा प्रिपेयर्ड होती है और वो जो स्पीड्स करते हैं वो हम उतनी स्पीड पे। उन्होंने कहा कि कराची की सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इंतजाम कर लिए गए हैं, तमाम इदारे अलर्ट हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमत पूरी तरह से तैयार है किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए। आमीन। और वापस कंटिन्यू करते हैं हम लोग कराची स्टूडियो, हमें तुशना पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। तुशना, जिक्र हो रहा था इस रेस में ड्रिंजर्स जो है वो ये जितने भी मकामात होते हैं और ख़ास तौर पर गाड़ी की तैयारी एक पूरा मरहला होता है। हाँ। तो आप उसमें भी इंटरेस्ट लेती हैं कि प्रॉपरली शॉक्स वगैरह, सस्पेंशंस में काम लेना, इंजन पे गौर देना, और वो टेक्निकलिटीज़ भी मालूम है आपको? जी मालूम तो है, मगर इतना मैं उसको 100% ऑर्डर में नहीं रख सकती हूँ, तो वो मेरे हस्बैंड का काम है, वो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं अपने टीम ऑफ मैकेनिक्स के साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है कभी हमसे भी कोई गलती हो जाए, मतलब मर्द जो है वो गाड़ी को ज़्यादा डिटेल में और अच्छी तरह से देख सकते हैं और कोई बैकअप प्लान भी उनके पास होता है, तो वो आई कैन नॉट से कि टेक्निकली और मैकेनिकली मैं गाड़ी को इतना देख सकती हूँ। आइडिया मुझे भी है, मगर जो मर्द कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, तो वो मेरे हस्बैंड है, वो उसको देख लेते हैं। कृष्णा, आपकी सबसे मेमोरेबल रेस कौन सी रही जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, या कोई ऐसा वाक़या इस दौरान पेश आया हो जो आपको लगता है कि आप कभी नहीं भूलेंगी?
जी हमारी रेस हुई थी ग्वादर में 2021 में। तो मेरी जो कंपेटिटर थी वो उसकी जो गाड़ी थी वो उसने ख़ास अमेरिका से मंगवाई थी, और वो मेरी गाड़ी से आई थिंक उसका पावर शायद मेरी गाड़ी से तो 3 गुना ज़्यादा पावर वाली गाड़ी थी। मगर मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि हमारी पूरी रेसिंग फ्रेटर्निटी में इंक्लूडिंग द मेल कैटेगरी ये वाली पावर वाली गाड़ी किसी के पास नहीं थी, मर्दों में भी किसी के पास नहीं थी। वो स्पेशली उसके लिए आई थी, उसकी उस रेस के लिए। और एज़ ऑलवेज़ मैंने सिर्फ अल्लाह का नाम लिया और मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और मैंने अपनी रेस शुरू की। तो बहुत तैयारी की थी क्योंकि हम रेस से पहले रेकीज करते हैं, उस रूट को मार्क करते हैं। तो मैंने अपनी तैयारी अपने जितनी मेरी कैपेसिटी थी उसमें तो मैंने की हुई थी। मगर मेमोरेबल ये मैं नहीं कह सकती बिकॉज़ ऑब्वियसली बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर उस रेस के अंदर भी। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ उसकी गाड़ी के साथ हादसा पेश हुआ था और रेस से कोई 3 किलोमीटर पहले उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और मैंने अपनी रेस फिनिश की। तो जब मैंने रेस फिनिश की तो मेरा इतना प्रेशर था कि मतलब मैं गाड़ी से 10 मिनट तक उतर नहीं सकी, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप इतने अंडर प्रेशर होते हो, 15-20 दिन महीने से आपको बताया जाता है कि वो गाड़ी इतनी तेज़ है, वो गाड़ी ऐसी है वैसी है। तो ये सारी चीज़ें हैंडल करना आपको मैच्योर के भी करता है, मगर उसके साथ मैं कहती हूँ कि लोगों की दुआएं और जो आप जिस उससे जाते हैं, मकसद से जाते हैं, उसमें आपको अल्लाह ताला भी बहुत हेल्प करता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो हार गई और मैं जीत गई तो मुझे ये हुआ, मगर मेमोरेबल इसलिए है क्योंकि उस रेस में चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल रातों की नींद मुझे खराब। बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस तरीके से आपने गाड़ी के हवाले से खास तौर पर मेंशन किया, लोग ये बात करते हैं कि जो जीप रिलीज है इसके अंदर इक्वालिटी इस बिहाफ पे नहीं है। फार्मूला 1 में एक ही तरह की गाड़ी, एक ही तरह के टायर सब कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस होता है। तो नो डाउट ड्राइवर की महारत बहुत ज़्यादा मैटर करती है और अब आप लोगों का तो ये एक फैमिली शौक ही बन चुका है। मुझे ये बताइएगा, जो साथ नेविगेटर होता है उसका कितना किरदार होता है इस ड्राइवर को डायरेक्ट करने में, ड्राइव करवाने में? बिल्कुल बिल्कुल, नेविगेटर का जो किरदार होता है ना, मैं कहती हूँ वो 100% इसलिए होता है क्योंकि ड्राइवर ऑलरेडी बहुत प्रेशर में होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता। ही कैन नॉट मेक सच डिसीशंस जो उनको नेविगेटर गाइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फ्रॉम डे 1 मुझे ऐसे नेविगेटर्स मिले हैं जिन्होंने हमेशा मुझे पकड़ के रखा है और मुझे हमेशा उस लिहाज से ट्रेन किया है कि मुझे अपनी रेस फिनिश करनी होती है। तो वो रेस फिनिश करने के लिए आपको वो नेविगेटर का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, क्योंकि मैंने दूसरी उसमें देखे हुए हैं, वीडियोस में भी देखे कि वो नेविगेटर खुद इतना हाइपर हो जाता है कि वो ड्राइवर को हाइपर करता है और फिर होती है गलतियाँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ ड्राइवर बैठते हैं उनको मेरी समझ है और वो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो जाती है माशाल्लाह से। तो वो जब देख रहा होता है कि आगे क्या नज़र आ रहा है या आगे कितना रास्ता रहता है या मेरी कैपेसिटी क्या है, तो वो उस हिसाब से मुझे गाइड करते हैं। एंड हमारा तो बेसिक मकसद हर रेस में, एटलीस्ट मेरा तो यही रहा है कि मैं अपनी रेस फिनिश करूं, क्योंकि रेस फिनिश करना ही एक बहुत बड़ा आप समझे एजाज़, अचीवमेंट। थैंक यू सो मच तुष्ना फॉर ज्वाइनिंग और वी होप कि आपका ये सफ़र इस तरीके से जारी हो सके और ये चीज़ आपकी फैमिली में आगे बढ़ते हुए आपके बच्चों के अंदर भी हो जाए। लेकिन क्योंकि बहुत महंगा शौक है, महंगा शौक है और ख़तरनाक भी है। लड़कियां तो इस बारे में कम ही सोचती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं सोचती, वो खुद खातून है माशाल्लाह। और कितने अरसे से हम खबरों में नाम पढ़ते आ रहे हैं तुष्ना पटेल का। आज मेरी तो ऑनलाइन पहली मुलाकात थी तुष्ना से। वेरी बेस्ट ऑफ लक, आपकी नेक्स्ट जितने भी शौक है उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ हमारा कनेक्शन रहता है, बिल्कुल हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ डेली। इस पे बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है ब्लास्फेमस कंटेंट का होना, गुस्ताखाना मवाद का मौजूद होना, उसकी तशहीर, चाहते ना चाहते कम इल्मी ला इल्मी में उसको दूसरों तक पहुंचा देना। हमें ये इदराक नहीं होता, हमारे अंदर ये अकल समझ नहीं होती कि अगर हमने ऐसा कंटेंट देखा है उसको ख़त्म कैसे करना है, उसका बॉयकॉट कैसे करना है, उसके खिलाफ कार्रवाई हम क्या कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से हम ला इल्म रहते हैं और
और फिर इसका एक कानूनी पहलू है। हमारे यहाँ नामूस रिसालत के लिए कानून मौजूद है, उस कानून का इस्तेमाल एक आम शहरी कैसे कर सकता है, उसको इस बारे में पता होना चाहिए कि गुस्ताखाना मवाद जहाँ पर भी नशर किया जा रहा है, उसकी तशहीर हो रही है, उसके बारे में हमारा कानून क्या कहता है, हमारे पास कार्रवाई की क्या ऑप्शंस है, और कार्रवाई करने से पहले कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको सामने रखना है, कौन से कंपोनेंट्स पूरे होंगे तो कार्रवाई हो सकेगी। इसके लिए आज हम लीगल एक्सपर्ट से पूछेंगे। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें चेयरमैन लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान जनाब राव अब्दुल रहीम एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? मेहरबानी आपकी, आपने मुझे टाइम दिया। सर ये फरमाइएगा कि इस बात का आगाज़ हम लोग करते हुए तकरीबन इस पर गुफ्तगू करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और हमने बहुत सारी डिस्कशन की है जिससे मस्जिद के मिंबर व महराब और हमारी अपनी ज़िम्मेदारियों का जिक्र हुआ है, लेकिन कानूनी पहलू क्या मौजूद है हमारे पास? 295 ABC क्लॉजेस या उसके अलावा भी कुछ हमारे पास मौजूद है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया एस्पेक्ट्स में? लेकिन जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आएगी तो ताज़ीरात पाकिस्तान के साथ सोशल मीडिया पीका एक्ट लगेगा। पीका एक्ट, तो वो साइबर कोर्ट का और साइबर क्राइम का केस बन जाएगा। तो साइबर क्राइम के लिए उन्होंने सेक्शन 10 रखा हुआ है, हेट स्पीच। अब हेट स्पीच किस नौइयत की है? वो ब्लास्फेमी की है, वो किसी अफराद की है, वो किसी अक़वाम की है, वो उसके मुताबिक सेक्शन जो ताज़ीरात पाकिस्तान में है वो उसके साथ अटैच हो जाएंगे और ये केस वहाँ पर ट्रायल होगा। सर तौहीन रिसालत कानून बेसिकली है क्या, एक आम आदमी के फहम के लिए? नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसी बात करना जिससे उनका मुकाम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, कोई तज़हीक का पहलू निकले, वो तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में आएगा। चाहे वो ज़ुबानी हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, वो ज़ुबानी हो, वो इशारतन हो, वो कनायतन हो, वो सोशल मीडिया पे हो, वो एक्चुअल मीडिया पे हो, पाकिस्तान के स्पेस पे हो, वो कहीं भी हो। तौहीन रिसालत जो ब्लास्फेमी है, ब्लास्फेमी आप कह लें कि तौहीन रिसालत होगी, तौहीन कुरान होगी, तौहीन मज़हब होगी, तौहीन सहाबा होगी, तौहीन अहले बैत होगी, तौहीन उम्महातुल मोमिनीन होगी, जो मज़हब से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसको ब्लास्फेमी कहा जाएगा। अगर आप इस इंतशार दिलाने के लिए किसी और के मजहब के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किस एक्ट में आएगा? वो भी तो ब्लास्फेमी आएगा, वो उनके मजहब की एनी रिलीजियस एक्टिविटी जो आपको किसी भी मजहब के बारे में की जाएगी। और पाकिस्तान में जो हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, वो इस सारी चीज़ को टैकल कर रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम जो है वो मुदई है 2 ऐसे केसेस में जिसमें ईसाइयत की तौहीन हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा उनको सजाएं करवाई हैं। जो करने वाला है वो मेरे मज़हब से बिलोंग करता है, मेरे मज़हब उसके वर्सा जो हैं वो मेरे मज़हब के मानने वाले हैं, लेकिन ये किसी पाकिस्तान के आइन के अंदर मौजूद है। किसी जगह पे कोई इजाज़त नहीं है कि हम किसी के मज़हब के ऊपर उंगलियां उठाएं। मानना ना मानना ये हर आदमी का राइट है। तो सर आजकल आपके लीगल कमीशन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं? मेरे लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान स्पेशल सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया पे आप देखें कि एक तूफान बदतमीजी का खड़ा हुआ है। वो है क्या? गुस्ताखी है क्या? आप जो सोच सकते हैं उससे लाख गुना ज़्यादा गुस्ताखी हो रही है। गुस्ताखी ये है कि जिस इंसान मेरे और आपके जिस्म में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो मैं आपके सामने तज़किरा नहीं कर सकता, वो गाली है। उन हिस्सों पे इन मुकद्दस हस्तियों के नाम लिखकर उनकी तस्वीरें करके उनकी बदफेलियाँ करके ये चढ़ाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो किसी के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं वो नाम नहीं ले सकता, वो बात नहीं कर सकता जो इस मुल्क के अंदर करवाया जा रहा है। ये मुनज़्ज़म साजिश है, इसको समझिएगा कि ये हो क्या रहा है। ये अफराद कर रहे हैं या मुनज़्ज़म तंजीमें कर रही हैं। ये मुनज़्ज़म तौर पर किया जा रहा है। इसका 2 मकसद है। मकसद बहुत अहम है हर आदमी को सुनने के लिए, ताकि वो उसकी हिकमत अमली उन मकसद को सामने रख के कर सकता है। मकसद पहला क्या है? पाकिस्तान की तबाही। आप देखें पाकिस्तान को वैसे तबाह करने के लिए दुश्मन का पता नहीं क्या कुछ लगेगा, लेकिन ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मेरे पास ये पूरी पिक्चर की तस्वीरें हैं, जो एविडेंस है सारी की सारी, जो मुल्ज़म गिरफ्तार हो चुके हैं उनके मोबाइलों से जो निकली हैं। जो गिरफ्तार हुए वो पाकिस्तान में, लेकिन मैं उस पर भी अर्ज कर रहा हूँ। पहला मकसद उनका यह है कि पाकिस्तान के अमन अमान को तबाह कर दिया जाए। जब पाकिस्तान के अमन अमान को तबाह हो जाएगा तो यहाँ इकानमी सिस्टम नहीं प्रवेल कर सकेगा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये पहला मकसद है उनका, पाकिस्तान को तबाह करना, ख़त्म करना। दूसरा मकसद उनका यह है कि मज़हब और मज़हब के मानने वालों के दरमियान नफरत पैदा कर दी जाए, ताकि अगर मुल्क पर कोई मुश्किल टाइम आए तो मज़हब के मानने वाले खड़े ना हो सके, वो मौजूद ही ना हो वहाँ पे। ये 2 मकसद हैं। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि जो गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार हम क्योंकि लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान ने तरीक़ाकार बदला है। 74 सालों से हमने अपने बुज़ुर्गों से बैठ के, मजहबी हलकों से बैठ के ये बात की है कि जो पहले तरीक़ाकार था वो बिल्कुल दुरुस्त होगा, उसके अपने असरात हैं और उसकी अपनी ज़रूरतें हैं। लेकिन हम एक और तरीक़ाकार से आते हैं, हम कानून के साथ चलते हैं। हम वतन के अंदर
تخریب نہیں تعمیر کے لیے چلتے ہیں. جو تخریب کرنا چاہ رہے ہیں ان کے مقاصد کو تباہ کرتے ہیں, ان کے مقاصد کو روکتے ہیں, نہ کہ ملک کو تباہ کرتے ہیں. رزلٹ کیا ہوا قانون کے ساتھ چلنے کا؟ آج 155 بلاسفیمر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. یہ 74 سالوں سے کہ کوئی اکٹھا کر لیا جائے تو اس سے زیادہ تعداد ہے. اور یہ کتنے عرصے میں گرفتار ہوئے سر؟ یہ 1.5 سال میں. 1.5 سال میں 155 لوگ یہ پاکستان میں موجود تھے. یہ پاکستان میں موجود تھے. پاکستان کی سوشل سپیس پہ یہ بلاسفیمی کر رہے تھے جو میں نے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے. ان یہ تانے بانے بنتے کہاں سے؟ جی میں اس پہ بھی آتا ہوں. 155 میں سے قانون کے ساتھ عمل کرنے کا بینیفٹ کیا ہوا؟ 12 فیصلے ہوئے, 12 ملزموں کو ڈیتھ سنٹینس ہوئی. 2 کے فیصلے ہائی کورٹ تک گئے, ہائی کورٹ نے ان کی ڈیتھ کنفرم کی. پاکستان میں 15 سائبر کرائم کے تھانے ہیں جو پورے ملک کو ڈیل کر رہے ہیں. ہر سائبر کرائم تھانے کے اندر ایک بلاسفیمی یونٹ قائم ہو چکا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ نے, قومی اسمبلی نے پہلی دفعہ ان کے اندر بہت سے پولیٹیکل تفریق ہیں, لیکن اس کے باوجود اس ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے متفقہ طور پر قرارداد پاس کی کہ سوشل سپیس سے یہ سارے مواد ختم کیا جائے پاکستان کے. پاکستان کے پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی مذہبی امور کی, وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے. 4 عدالتیں اس چیز کو دیکھ رہی ہیں. عدالتوں میں ڈیلی بیسس پہ نہیں, کیونکہ برڈن بہت زیادہ ہے ان کے اوپر, تو وہ ویکلی بیسس پہ ان کیسز کو دیکھ رہے ہیں. سر ایک چیز فرما دیجیے گا کہ یہ جتنے 155 لوگ گرفتار ہوئے, کیا یہ ایجنڈا ڈریون کیمپین تھی یا یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ سب کر رہے تھے؟ دیکھیں انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا, یہ سب آرگنائزڈ ہیں, اور یہ آرگنائزڈ ہیں فحش مواد کے ساتھ, پورنوگرافی کے ساتھ. بدقسمتی سے میری قوم کو 25-30 سالوں کی محنت کے ساتھ اس لیول تک پہنچا دیا گیا جہاں پر ہمارا نام پورنوگرافی دیکھنے والوں میں سر فہرست لسٹ میں آتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کنیکٹ کیا اور ان کو سٹیپ وائز لے جاتے ہوئے یہاں تک لے جاتے ہیں کہ یہ بلاسفیمی تک کروا دیتے ہیں. آپ کے ذہن میں بڑا عجیب آ رہا ہوگا کہ پورنوگرافی دیکھنا اور بلاسفیمی کرنا یہ ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, یہ کیسے پوسیبل ہو سکتی ہے؟ یہ 155 میں سے 100 سے زیادہ لوگ ایسے غلیظ ہم نے پکڑے ہیں سائبر کرائم نے کہ جن کے موبائل سے انہی کی ماں اور بہنوں کی برہنہ ویڈیوز تک موجود ہیں. جب وہ یہ کر سکتے ہیں, یہ کیسے نہیں کر سکتے؟ اس سے پیچھے تہذیب ساری ختم کر دی گئی ہے. یہ 25 سالوں کے اندر آپ دیکھیں نا, 25 سال پہلے ہماری تہذیب کیا تھی, آج تہذیب کیا ہے. آپ کی تہذیب ختم کر دی گئی, آپ کو عریانیت پسند کر دیا گیا, آپ میں فحاشی عروج پر پہنچا دی گئی, آپ میں بے حیائی عروج پر پہنچا دی گئی. یہ پورا ایک آرگنائز ایجنڈا ہے جس کو جو ایتھسٹ ہیں یہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. وہ مختلف ناموں کے ساتھ آتے ہیں, کبھی وہ لبرلزم کے ساتھ آتے ہیں, کبھی وہ ماڈرنزم کے نام کے ساتھ آتے ہیں, کبھی وہ لبرلزم کے نام کے ساتھ آتے ہیں, کبھی وہ ایتھسٹ کے ساتھ آتے ہیں. فری میسنز اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ آپ کا الومناٹی 666 ہے ساتھ جوائنٹ ہوا ہے. پاکستان میں کچھ ایسے بلاسفیمر تھے جو قانون کے اداروں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی, وہ ملک سے باہر بیٹھ چلے گئے, جانے میں کامیاب ہو گئے. وہاں بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہیں. سر مطلب آپ لوگ اس پوائنٹ تک پہنچے ہیں باقاعدہ طور پر؟ جی الحمدللہ ہم نے ہر چیز کو ریسرچ کیا, ہم نے اپنے اکابرین کو جا کر سمجھایا, ہم نے اپنے اکابرین سے بیٹھ کے ڈسکس کیا, وہ اس چیز پر ایگری ہوئے. اور آج یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مذہبی لیڈر کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. ہم نے ہر مذہبی پارٹی میرے ساتھ رابطے میں, ہمارے لیگل کمیشن کے ساتھ رابطے میں ہے, ہم نے ان کو ساری چیزیں دکھا دی ہیں. لیکن کیا ری ایکشن آیا؟ یہی ہمیں کہا جاتا تھا نا کہ پاکستان کی قوم جو ہے یہ بڑی غیر مہذب ہے, ذمہ دار نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. 3 مثالیں اٹھائی ہوئی ہیں, ہر آدمی ان کے سامنے رکھ دیتا ہے. مجھے بتائیں کہ ہمیں چیک کرنے کے لیے جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ سارا چیزیں کنٹرول ہو چکی ہیں تو انہوں نے عید الفطر کے بعد 15 کے قریب ایسے واقعے کیے کہ لوگوں نے مسجدوں میں جا کے نبوت کے دعوے کیے, لوگوں نے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک کی بے حرمتی کی. ری ایکشن آیا؟ لوگوں نے انہی کو پکڑ کے پولیس کے قانون نافذ کرنے والوں کے ہاتھ میں دے دیے وہ لوگ, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ قانون کام کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب قانون کام کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں ان چیزوں کو بھی تو بڑھائے نا میڈیا, یہ مثالیں بھی تو سامنے رکھے جائیں نا کہ مسجد میں آ کے ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نمازیوں نے مارنے کی بجائے پولیس کو بلایا اور اس کو قانون کے حوالے کر دیا گیا. آپ کو صرف سیالکوٹ کا واقعہ ملتا ہے, سیالکوٹ کا واقعہ بالکل اس میں بہت سے ہیں, لیکن اس میں عوام کے ساتھ ساتھ لا انفورسمنٹ کا بھی تو پرابلم ہوگا نا. 3,500 کی فیکٹری کے اندر کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی تو ہوگے, ان سے تو نہیں پوچھا گیا. میرا کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے, میں اس پہ ونڈرفل سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ رکنا کیسے, آپ نے ایک بات کی تھی, یہ رکے گا ایسے کہ ہم اویئرنیس دیں اپنی عوام کو کہ اپنے بچوں کا
خود اپنا سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کی مانیٹرنگ کریں، اس کو دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ پاکستان کا اثاثہ بن رہے ہیں یا تخریب بن رہے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی ایک بڑی ضروری چیز ہے، ہمیں ہر صورت میں چاہیے، لیکن گند کے ساتھ بالکل بھی نہیں چاہیے۔ وہ کوئی ہیرے بھی اگر گند میں پڑے ہوں گے تو گند کو دھویا جائے گا، ہیرے صرف اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ٹیکنالوجی مجھے گند کے ساتھ کیوں دی جا رہی ہے؟ میں اس لیے اور اس کو روکنے کا بیسک ایشو ذمہ داری جہاں پر والدین کی ہے وہاں پر ذمہ دار ارباب اختیار کی بھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، اس پہ فلٹریشن لگنی ہے۔ ونڈرفل۔ جب فلٹریشن لگے گی تو یہ مواد نہ پاکستان نہیں سر، یقینی طور پر آج آپ کے کمیشن کمیشن آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ لیگل اسپیکٹس پہ کیا کام ہو رہا ہے، اور بہت مطمئن کیا آپ نے ہمیں بھی بتا کے اور ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ بھی انٹریکشن کر کے۔ تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ۔ ڈیفینیٹلی ہم کچھ اس پہ مزید کام ہوتا ہے ذرا جلدی میں، کیونکہ ایسا مت سمجھیے یہ کوئی ماڈرن لوگ کر رہے ہیں یا کوئی مخصوص طبقہ کر رہا ہے، اس کے اندر ہم نے ڈاکٹر پکڑ چکے ہیں، انجینئر پکڑ چکے ہیں، بیوروکریسی کے لوگ پکڑ چکے ہیں، عالم پکڑ چکے ہیں، حافظ پکڑ چکے ہیں، سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ پکڑ چکے ہیں، غریب پکڑ چکے ہیں، امیر پکڑ چکے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی آدمی اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے گھر سے باہر ہے، جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے میں 200 میٹر کے فاصلے سے لوگوں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ That is the reason کہ ہم ڈیلی اس پہ بات تھینک یو سو مچ عبد الرحیم صاحب فار کمنگ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ خواتین و حضرات، آپ لوگوں سے لیں گے اجازت، ملاقات ہوگی کل، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔